सर्च का क्या हो ज्वाइनिंग सर ऑनलाइन है। वहाँ लिखा है joining sir। ये रिकॉर्डिंग स्टार्टेड सर एक बार कंफर्म करोगे हाँ जो लोग ऑनलाइन में हैं। हाँ सर। ओके सर। श्रीताज ऑनलाइन लिखा था मुझे। ठीक है चलो सर गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा तो बेसिकली कंपनी लॉ में हम लोग शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रिलेटेड लॉ वगैरह सब पढ़ रहे थे। तो धीरे धीरे हर एक चीज़ के बारे में डिटेल्स में जान लिया सर। बहुत सारा चीज़ हो गया है। कुछ और बातें हैं जो बताना चाहिए चलो आपको बताते हैं। सीधा पॉइंट पे आते हैं। एक अपडेट भी रिसेंट आया है इसी टॉपिक से बजट रिलेटेड वो भी बता देंगे। जैसे लास्ट क्लास तो बेसिकली प्रेफरेंस शेयर के ऊपर बातचीत हुआ था ना। राइट इशू बोनस इशू बाईबैक ये सब ना ये सब एक जगह में होगा। ट्रांसफर ट्रांसमिशंस भी थोड़ा बताना है ना। ट्रांसफर ट्रांसमिशंस भी थोड़ा बताना है ये शेयर ट्रांसफर के बारे में भी थोड़ा बताना पड़ेगा। मैंने मेरे मरने के बाद मेरा शेयर का क्या होगा यही है ट्रांसफर ट्रांसमिशंस। और उसके बाद ये ऑल्टरेशंस में आपका बोनस बाईबैक ये सभी चीजें हैं। इसमें बाईबैक में एक रिसेंट बजट में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आया है। एक्चुअली टॉपिक कंपनी लॉ से पूरा पूरी नहीं है टैक्स रिलेटेड है बट मैटर कनेक्टेड विद बाईबैक है। ठीक है चलो जब मौका आएगा बताऊंगा। फिलहाल थोड़ा शेयर ट्रांसफर ट्रांसमिशन को थोड़ा फटाफट समझा देते हैं। इंपॉर्टेंट है सर। ऐसा एक चीज बताओ जो इंपॉर्टेंट नहीं है। सर ऐसा एक चीज बताओ आपके बॉडी पार्ट्स में जो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ अगर बाएं हाथ का छोटा उंगली में चोट लगे तो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी आपको तंग करेगा। हाँ हर चीज तंग करता है सर। इसलिए हर चीज में इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाते हैं मेरे मुंह में। अच्छा ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड द अलाइड प्रोविजंस मैंने बेसिकली ये जो शेयर मार्केट वर्ल्ड है या फिर सिक्योरिटी वर्ल्ड है। ठीक है सिक्योरिटी वर्ल्ड इन द सेंस पूरा शेयर मार्केट डिवेंचर्स प्रेफरेंस शेयर एवरीथिंग ये पूरे वर्ल्ड में जो ट्रांसफर ट्रांसमिशन का खेल चलता है। मैंने एक से शेयर कंपनी अपना शेयर इशू किया पब्लिक को फिर पब्लिक बाद में उसका किसी और को दे रहा है बाई सेल चल रहा है ना। तो हैंड टू हैंड चेंज भी हो रहा है। तो वही चीज यहाँ पर सेक्शन 56 से लेके 59 ऑफ कंपनीज एक्ट में इस ट्रांसफर ट्रांसमिशन के बारे में एक्चुअली एक्सप्लेन किया गया है। तो चलो मैं धीरे धीरे इसको लेके चलता हूँ कहाँ तक पहुंच पाते हैं देखते हैं। The procedures and formalities for the transfer and securities as laid down by section 56 to 59 ये important sections है इसे याद रखना। टॉपिक एंड टॉपिक रिलेटेड सेक्शंस अगर सबसेक्शंस वगैरह थोड़ा एग्जाम हॉल में उधर इधर उधर हो भी जाए मेन सेक्शन इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है सबसेक्शन क्लॉज थोड़ा बहुत इधर उधर अगर हो भी जाए माफी हो सकता है बट मेन सेक्शन गड़बड़ एकदम बिल्कुल ना करे सर। और मेन सेक्शन को मेंशन करके ही आंसर करने का कोशिश करना। इसलिए एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक एरिया है। ठीक है इस सेक्शन को सही रखना है क्योंकि जब आप कोई पॉइंट को क्योंकि लीगल जितना टॉपिक है जैसे लॉ का टॉपिक जीएसटी का टॉपिक इनकम टैक्स जैसे चीजों का टॉपिक इसमें देखना लिखने के टाइम पे आपसे प्रोविजंस का उम्मीद बहुत किया जाता है क्योंकि आप जिस बेसिस में आंसर दे रहे हो वो आंसर का बेस क्या है। ठीक है क्यों माने कि ये ऐसा है कि इसके बारे में कहाँ पर रेफरेंस दिया गया है। ठीक है इसीलिए सेक्शन का इतना अहमियत है। कभी स्पिरिचुअल लोगों को जो लोग धार्मिक बात बोलता है कि कोई भी धर्म रिलेटेड बात बोलता है कभी उनका प्रवचन सुना है। जैसे मानो जैसे होता है ना डिफरेंट जो हिंदू प्रीचर्स होते हैं इस्लामिक प्रीचर्स होते हैं क्रिश्चियन प्रीचर्स होते हैं जो भी अलग अलग रिलीजन्स का प्रीचिंग करता है वो लोग देखना कि कौन सा वर्ड को यूज कर रहा है और वो कहाँ किस किताब के कहाँ पर बोला गया है वो पेज नंबर भी वो मेंशन करता है अपने वक्तृता। क्या जरूरत है उस पेज नंबर को वक्तृता में मेंशन करने का। ज्ञान दिया है बोल दो। ठीक है श्रीमद् भगवत गीता में इस पेज में इस यहाँ पर बोला है ये पर्टिकुलर श्लोक को रामायण में इस कांड में बोला गया
है ना। अगर बाइबल से कुछ बताते हैं तो बाइबल के किस पेज में किस तरह से बाइबल पढ़ा जाता है उस हिसाब से। इस्लामिक केस में भी मैंने देखा, ठीक है, कुरान या हदीस जो भी वो लोग यूज करके बताते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो बताते हैं कि हम लोग इस पॉइंट को यहाँ से उठा के बोल रहे हैं कि इस पेज में इसके बारे में बोला गया है। तो क्यों ये लोग इस तरह का रेफरेंस यूज करता है, कभी उनका अगर बात सुनोगे तो तुमको समझ में आएगा, क्योंकि यही कनेक्ट करने का एक तरीका है। तो एग्जामिनर भी जब किसी मुद्दे पे, अच्छा सिर्फ स्पिरिचुअल प्रीचर्स ही नहीं, आपको और एक चीज बताता हूँ, कोर्ट में कभी लॉयर को लड़ते देखे हो? एटलीस्ट टीवी में तो देखे होंगे। हाँ, अगर रियल लाइफ में कभी कोर्ट का इजलास नहीं देखा तो कम से कम टीवी में तो देखे होंगे। कम से कम ड्रामाटाइज करके भी जब दिखाया जाता है, उसमें एक चीज तो असलियत है ना, कि किसी भी केस को प्रूव करना है तो रेलिवेंट सेक्शंस के बेसिस में ही प्रूव करना हो, है ना। एकदम होना चाहिए। इसके अलावा जो इंडिया सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसको सारा सेक्शन याद रखना चाहिए, तभी तो उसे चीफ जस्टिस बनाएगा। ठीक है, अगर याद ना हो, हाँ, जरूरत पड़ने से वो रेफर कर सकता है किताब को, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस जमाना है और किसी बात को प्रूव करना है, उस टाइम पे अगर तुम बोलोगे अरे रुको यार थोड़ा देख के बताते हैं ठीक है, तो क्या होगा ना, केस का जो प्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहां पर एक टेम्पो का मैटर होता है कि सेम टेम्पो में तुम जज को किस तरह से इंप्रेस कर रहे हो, वो बहुत सारा चीज मायने रखता है, ठीक है। तो इसलिए वहां पर भी सेक्शन सब सेक्शन के बिना तुम किसी मुद्दा को उठा के बात ही नहीं कर सकते। तो एग्जैक्टली ये सब कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में जा रहा है तो ये मत पूछना कि सर सेक्शन सब सेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। इसलिए हमें इतना सारा बात बताना पड़ता है, क्योंकि आप लोग इतना सिली सिली क्वेश्चन जो करते रहते हैं। अच्छा, तो सेक्शन 56 59 आर लार्जली एप्लीकेबल टू सिक्योरिटीज दैट आर इन अदर फॉर्म देन डीमैट फॉर्म। ये जो सेक्शंस है ये सबसे ज्यादा यूज कहाँ होगा? डीमैट फॉर्म में अगर कोई शेयर सिक्योरिटी है उसके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डीमैट फॉर्म में जो चलता है ना उसका इजीली ट्रैक हो जाता है कि भाई पहले इसका डीमैट में था अभी इसके डीमैट में चला गया, ठीक है। तो लेकिन ये ज्यादा यूज कब होता है? जब ये नॉन डीमैट शेयर होते हैं। नॉन डीमैट शेयर स्पेशली प्राइवेट कंपनीज के केस में होते हैं और कुछ अनलिस्टेड कंपनीज के केस में होता है नॉन डीमैट शेयर, माने जिसके लिए डीमैट वगैरह यूज नहीं किया जा रहा है। तो सेक्शन 56 ट्रांसफर ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स इन ए कंपनी के बारे में कहता है, रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्टरिंग द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्टरिंग द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, माने अगर आप शेयर ट्रांसफर करते हो तो उसको रजिस्ट्री करना पड़ेगा, except where the transfer is between person both of whose names are entered as holders of beneficial interest in the records of the depository. A company shall register a transfer. किसको करना है? कंपनी को करना है। अगर एक कंपनी है जिसका नाम है मानो एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड में एक बंदा है जिसका नाम है टी और एक बंदा है जिसका नाम है जी, यानी टी फॉर तेज और जी फॉर गोपाल, ठीक है। अब टी से पहले कंपनी का 1000 शेयर टी के पास था, कंपनी ने जब शेयर इशू किया था तो वो शेयर टी हेल्ड करता था, ठीक है। अब टी अपना शेयर को बेच के निकल रहा है, तो जब टी शेयर को बेच के निकल रहा है तो कंपनी परचेस करेगा तो बाईबैक हो जाएगा। अगर कंपनी अपना शेयर 1000 शेयर को तेज से खरीद लेगा तो ये बाईबैक होता है, जब कंपनी खुद ही खुद का शेयर मार्केट से खरीदते हैं, दैट इज कॉल्ड बाईबैक, जो आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूं, अब यहाँ पर कंपनी खरीद नहीं रहा है, शेयर होल्डर अपने बीच में ट्रांसफर कर रहे हैं। वो बात कंपनी को पता होना चाहिए कि मेरा शेयर 1000 शेयर तेज के पास था, अब 1000 शेयर जब तेज सेल कर रहा है तो गोपाल उसको जी उसको खरीद रहा है, ठीक है। अब तेज से शेयर जब जी के पास जा रहा है तो इसका कुछ तो रजिस्ट्री मेंटेन होना चाहिए। तो इसमें गोपाल को पहले शेयर होल्डर होना चाहिए। हाँ, नहीं समझा रहा बाबा, बोल रहा बाबू। हम मतलब गोपाल को फिर शेयर होल्डर होना जरूरी है ना। हाँ, अगर वो पहले शेयर होल्डर था, ठीक है, अगर वो पहले शेयर होल्डर था तो भी हो सकता है और वो नया शेयर होल्डर भी हो सकता है, मतलब हम नया नया कंपनी में गए हैं। हाँ हो सकता है। पहले अगर हो सकता है कि गोपाल पहले से शेयर होल्ड करके बैठा हुआ है, उसको और शेयर खरीदना है तो तुम्हारा शेयर वो खरीद लिया। ऐसा भी हो सकता है कि गोपाल न्यूली कंपनी में मेंबर बनना चाहता है और कंपनी में मेंबरशिप का अभी भी जगह खाली है, ठीक है, तो उस टाइम पे भी गोपाल के पास तुम्हारा शेयर आ जाएगा और गोपाल भी 1000 शेयर का शेयर होल्डर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इस पूरे खेल में ट्रांसफर तो हो रहा है ना सर, बस यही बात को समझना है। सिंपल सिंपल चीजें होते हैं, आपको बस ये सिंपल सिंपल चीजें दिमाग में रखना है। A company shall register a transfer of securities of the company. The interest of a member in the company in the case of a company having no share capital.
अगर कंपनी का कोई शेयर कैपिटल नहीं है तो इस केस में मेंबर जो है, मतलब शेयर कैपिटल नहीं है, बिजनेस अभी उस हिसाब से चालू नहीं हुआ है, तो शेयर कैपिटल फॉर्म नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी रजिस्टर हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हालत में कि मेंबर कौन है, कौन नया मेंबर आ रहा है, ठीक है, वैसे हालत में मेंबर का इंटरेस्ट कि भाई तुम क्यों क्यों आए हो, मेंबर तुम ओनर हो क्या, ठीक है, तो वो सब इंटरेस्ट को भी रजिस्टर करना पड़ता है कि ये बंदा कंपनी में मेंबर बन के आया है। शेयर ट्रांसफर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मेंबरशिप तो मिल रहा है ना, तो मेंबरशिप के कारण भी अब उनको रजिस्ट्री करके रखो, क्योंकि बाद में जब फाइनेंशियल एक्टिविटी चालू हो जाएगा तब तो ये सब चीजें दर्ज करना जरूरी हो जाएगा, है ना। बिजनेस के इनिशियल स्टेज में शेयर कैपिटल फॉर्म ना भी हो सकता है, लेकिन कंपनी तो फॉर्म हो गया, एक बार कंपनी बना लिया, हो सकता है बहुत केस में आजकल होता है कि कंपनी बनाने के लिए कोई कंपनी का शेयर कैपिटल का जरूरत नहीं होता, या फिर अगर है भी तो इतना नॉमिनल है कि जो ट्रांसफरेबल भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हालत में कंपनी ऐसे सिचुएशंस में बिलोंग कर ही सकता है। तो कहने का मतलब है कि ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस fulfilled prior of such registrations, the instrument of transfer must be executed both by the transferor and the transferee। जो इंस्ट्रूमेंट होगा ट्रांसफर का वो एग्जीक्यूटेड किसे होना चाहिए, ट्रांसफरर से और ट्रांसफरी से। ट्रांसफर मैंने जो ट्रांसफर कर रहा है, और ट्रांसफरी मैंने जिसको ट्रांसफर हो रहा है। The instrument must specify the name, address and occupation if any of the transferee। The instrument of transfer should be duly stamped and dated। ठीक है, जो ट्रांसफर होगा वो स्टैम्प्ड होना चाहिए, ठीक है, कंपनी का स्टैम्प होना चाहिए और डेट भी उसमें होना चाहिए कि इस डेट में ट्रांसफर हुआ है, समथिंग लाइक। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर शुड बी इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म। कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, एज पर रूल 11 ऑफ द कंपनीज रूल 2014, फॉर्म नंबर SH4। SH कैसे याद रखोगे, क्योंकि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम है शेयर 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 कैपिटल एंड डिवेंचर। ये SH यूज्ड फॉर शेयर होल्डर, ठीक है। तो इस चैप्टर रिलेटेड मैक्सिमम फॉर्म SH नाम से ही ज्यादा होता है, ठीक है। जब प्रोस्पेक्टस का यूज करते थे तो बहुत ज्यादा यूज होता है पास, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो फॉर्म नंबर ऐसे होता था, पास 2 पास 1 ऐसे करके, ऐसा करके यूज होता था, ठीक है। तो फॉर्म कैसे होते हैं कंपनीज एक्ट में, ये फुल्ली डिपेंड करता है कि तुम किस तरह से उस फॉर्म को यूज कर रहे हो, माने किस टॉपिक के बेसिस में कर रहे हो। अच्छा, और चीज एक बोलता है द इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड टू द कंपनी। The instrument should be delivered to the company along with the certificate related to the shares transferred within 60 days from the date of executions. If the share certificate is not in existence, the letter of allotment of security should be filed। बात को समझे, यहाँ पर किसका किसके बारे में बात है, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी के बीच में। तो ये ट्रांसफर और ट्रांसफरी अगर एक बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्स की भाई, जैसे जमीन ट्रांसफर नहीं होता, जमीन ट्रांसफर के टाइम पे जमीन का कागज होता है, तो शेयर ट्रांसफर के टाइम पे शेयर का कागज होगा। पहले ये शेयर मैं होल्ड करता था, अभी मैं एक डीड पेपर या एग्रीमेंट पेपर बना के मेरा शेयर तुमको दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट माने डॉक्यूमेंट, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट माने डॉक्यूमेंट। द डॉक्यूमेंट शुड बी डिलीवर्ड टू द कंपनी अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू द शेयर्स ट्रांसफर्ड। कितने दिन के अंदर देना चाहिए, ट्रांसफर करने के 60 दिन के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ द एग्जीक्यूशन। मैंने जिस दिन तेज ने डिसाइड किया कि अपना शेयर ट्रांसफर करेगा गोपाल को, ठीक है, तो वो जिस दिन किया उसके 60 दिन के अंदर ये बात कंपनी को पता चल जाना चाहिए। इफ द शेयर सर्टिफिकेट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, तो ऐसे केसेस में लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी शुड बी फाइल्ड, ठीक है, कि भाई मैंने शेयर इनको अलॉट कर दिया। अगर सर्टिफिकेट का इशू नहीं है तो कम से कम अलॉटमेंट का डिटेल्स होना चाहिए। मैंने सिंपल बात है सर कि ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका प्रूफ मेंटेन करना बहुत जरूरी है। फिर सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 कहता है वेयर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर हैज बीन लॉस्ट और इट हैज नॉट बीन डिलीवर्ड, ठीक है। मैंने डॉक्यूमेंट जो है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मैंने डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू से शेयर ट्रांसफर का पूरा प्रोसेस प्रूफ होगा, अगर वो लॉस्ट हो जाता है या फिर डिलीवर नहीं होता है विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड। प्रेस्क्राइब पीरियड क्या था, एग्जीक्यूशन के 60 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द एग्जीक्यूशन, द कंपनी में रजिस्टर द ट्रांसफर। तो ऐसे केसेस में किसको करना पड़ेगा, कंपनी को करना पड़ेगा, रजिस्टर द ट्रांसफर ऑन सच टर्म्स एज टू बी इंडेमनिटी एज द बोर्ड में थिंक फिट। कंपनी का जो बोर्ड होगा वो जैसे ठीक उनको लगेगा, वो 60 दिन के अंदर, एग्जीक्यूशन डेट से 60 दिन के अंदर, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, द कंपनी में रजिस्टर द ट्रांसफर ऑन सच टर्म्स एज इंडेमनिटी। अगर कोई इंडेमनिटी माने कोई अगर लॉस या क्षतिपूर्ति जो भी होगा, ठीक है, तो इंडेमनिटी करके बोर्ड उसको ठीक करेगा कि इसको रजिस्टर करना चाहिए, ठीक है, कि पहले ये शेयर होल्डर था अब बी शेयर होल्डर है।
पहले सी शेयर होल्डर था, अब डी शेयर होल्डर है। कितना शेयर का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। शेयर ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है सर, ठीक है। जैसे आज ही शेयर ट्रांसफर का मैं आपको हर क्लास में कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ। आज पेटीएम का शेयर में, पेटीएम का शेयर आज 10% का ग्रोथ दिया है एक दिन में। कितना परसेंटेज का? 10% का, ठीक है। शेयर मार्केट नहीं बता रहा हूँ सर, आप लोग जानते हो। मैं यहाँ पर शेयर मार्केट तो बस एक छूतो है, ठीक है। छूतो माने जस्ट एक एक्सक्यूज है, लेकिन इसके ऊपर एक ट्रांसफर का एक मैटर है। देखो, पेटीएम शेयर हिट्स अपर सर्किट, मैंने 509 में पहुंचने के बाद और ट्रेड नहीं करने दिया, बिकॉज वो उसका अपर सर्किट था। एक्चुअली पेटीएम का रिसेंटली बिजनेस बहुत ही खराब हालत में चल रहा था। दो तीन प्रॉब्लम है, एक तो लॉस में था बिजनेस, इस बार भी क्वार्टर रिजल्ट लॉस में रहा है। ऊपर से आरबीआई का कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, गवर्नमेंट ने भी उसका लाइसेंस वगैरह कैंसिल करके रखा था। तो पेटीएम का हालत बहुत ही खराब हो रहा था। लेकिन पेटीएम का शेयर, ऐसा एक चीज हुआ, पेटीएम रिसीव गवर्नमेंट गो अहेड फॉर पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस। मैंने पेमेंट एग्रीगेटर की तरफ से वो जो काम कर रहा था, उसमें गवर्नमेंट ने उसका जो रेस्ट्रिक्शन लगाया था वो रेस्ट्रिक्शन हटा दिया, और पेटीएम का बिजनेस वापस चलने लगा। अब इसके बीच में शेयर ट्रांसफर का क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताता हूँ। देखो, ऐसे तो गवर्नमेंट का जो प्रॉब्लम था वो तो गवर्नमेंट ने बता दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि हमारे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इजीली फॉर्मल सर्टिफिकेट आरबीआई से लेके पेमेंट एग्रीगेटर का जो, पेमेंट बैंक का जो काम आप कर रहे थे, उस काम को आप बाखूबी निभा सकते हो, जैसे आप चल रहे थे आपका, ठीक है। तो जिसके कारण शेयर का दाम 700-800 से गिर के 300-400 में काफी दिनों से चल रहा है, एकदम सीधा गिर गया था। This comes after the earlier proposed investment from a Chinese entity, which was their major roadblock earlier, is no more proposed now. Source close to development told News 18. ठीक है, Reuters had earlier reported that Paytm has got approval from the government of its rupees 50 crore investment in key subsidiaries. ठीक है, सर कहना क्या चाहता है? सर कहना ये चाहता है कि ये जो कंपनीज, ये जो चाइनीज कंपनी जिसका पेटीएम में एक, ऐसे पेटीएम में ना पहले अलीबाबा का शेयर होल्डिंग था, तो अलीबाबा अपना बहुत सारा शेयर होल्डिंग छोड़ के निकल गया है, ठीक है। अभी शायद बहुत ही ना के बराबर बचा है। क्यों? क्योंकि अलीबाबा को लॉस भी हुआ है, और इतना ज्यादा अलीबाबा का लॉस इतना ज्यादा होने के कारण क्या है कि पेटीएम के ऊपर गवर्नमेंट का डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स रेगुलेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। अब क्योंकि गवर्नमेंट धीरे धीरे पेटीएम का ये सब रेस्ट्रिक्शन हटा रहा है, क्योंकि पेटीएम ने गड़बड़ कहाँ किया था जानते हो? कॉम्प्लायंस का गड़बड़ किया था, शायद एक सही सीएस नहीं रखा था। अगर एक प्रॉपर कंपनी सेक्रेटरी रखता ना, तो ये सब प्रॉब्लम ना होता। 100% ये इसका ही गलती है, चार्टर्ड का भी गलती है। एक इतना बड़ा कंपनी चला रहे हो, कंप्लायंस में प्रॉब्लम है, अकाउंट्स में प्रॉब्लम है, क्यों होगा? ज्यादातर यहाँ पर अकाउंट्स में प्रॉब्लम नहीं था, कंप्लायंस में प्रॉब्लम था। तो भाई कंपनी के अंदर देखो भाई, विजय शेखर शर्मा जो कंपनी का ओनर है, वो क्या कंप्लायंस रूल्स रेगुलेशन चेक करेगा? वो तो बिजनेस पे फोकस करेगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएगा उस पे फोकस करेगा, इनोवेशन में फोकस करेगा। तो चार्टर्ड को क्यों रखते हैं, सीएमए को क्यों रखते हैं, सीएस को क्यों रखते हैं? उनको बताना चाहिए था सर हम लोग प्रॉब्लम में आ सकते हैं, है ना। इसका मतलब उनका ये सब ब्लू फॉल्स है ना। दे आर नॉट वेरी रिस्पॉन्सिबल, सिर्फ अपने सैलरी के चक्कर में ही माथा खराब किया। गवर्नमेंट टाइप्स हो गया ना। अगर अगर वो लोग टाइमली सब कुछ कर देता, और अगर एक बार विजय को बोलता, ठीक है, कि सर हम लोग का कंप्लायंस इश्यूज हो रहा है, तो शायद आज ये हालत ना होता, गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन ना लगता, कंप्लायंस का इश्यूज ना होता, और फिर अलीबाबा को निकलना ना होता। अब फिर से इसका शेयर ट्रांसफर का अनदर मूवमेंट चल रहा है। अनदर एक चाइनीज एंटिटी, अभी तक नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है, अभी बातचीत चल रहा है, वापस इन्वेस्टमेंट आएगा चाइना पेटीएम के आरती, जिसके कारण आज पेटीएम का शेयर 10% में हिट किया है। यही रीजन है, इतना हिट किया कि रोक नहीं रहा था। फिर लास्ट में अगर इसको इसको अगर रेस्ट्रिक्शन ना होता लीगल पॉलिसी में, तो आज शायद ये 708 से घुस जाता, लेकिन घुसने नहीं दिया, बिकॉज देयर आर सम एक्सचेंज रूल्स कि एक कंपनी का एक सर्किट लेवल होता है, उसके ऊपर जाने से ट्रेडिंग रोक देते हैं, ठीक है। आप लोग देख रहे हो सर, आप लोग जब भी पढ़ाई कर रहे हो, हर चीज का इम्पैक्ट मार्केट में। कंपनी का नाम नहीं आया, कभी लिखा हो। हाँ कंपनी का नाम नहीं आया। अगर नाम आता तो क्या होता, अगर मानो कि अलीबाबा, या फिर ऐसे कोई बड़ा कंपनी जो बहुत ही पॉपुलर, या फिर जापान का सॉफ्ट बैंक, या फिर अमेरिका का टाइगर ग्लोबल, ठीक है, या फिर बीएनपी, ठीक है, परिवार, इस तरह का कोई बड़ा कंपनी, ब्लैक रॉक अमेरिका का और एक बड़ा फंड कंपनी है, जो ये सब इक्विटी फंड कंपनीज होते हैं जो दूसरे के बिजनेस में 100 हजार हजार करोड़ लगाते हैं, ऐसा एक कंपनी का नाम आ जाता, तो क्या हालत होता। अभी भी इसमें बहुत मोमेंटम रहेगा, बस
फॉर्मेलिटीज जैसे अब इसके बाद एक खबर छापेगा कि आरबीआई गेट फॉर्मल लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई, ठीक है, ये जब होगा और 10% कम होगा, ठीक है। अभी बहुत वोलाटाइल है, मैं आप लोगों को खरीदने नहीं बोलूंगा, मैंने जो नहीं समझेगा मत करो, समझ जो समझेगा वही करे, ठीक है। वोलाटाइल इसलिए है क्योंकि एक एक नेगेटिव न्यूज मार्केट को गिरा सकता है, एक पॉजिटिव न्यूज मार्केट को स्काई रॉकेट कर सकता है। जिसको समझ में नहीं आएगा वो ट्रेडिंग पे मत जाए, बस नॉलेज एक्वायर करते रहो, इतना फिलहाल मेरा कॉन्सेप्ट है। मैंने नहीं तो बोलेगा सर आप उकसा रहे हो, खरीदने बोल रहे हो, नहीं मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, वो मैं स्टॉक मार्केट क्लास में बोलता हूँ, क्योंकि उस क्लास का कंडीशन ये होता है कि लोग कमाने के लिए आते हैं। ये क्लास में लोग कमाने नहीं आते, लोग सीखने आते हैं। तो मैं यहाँ पर कमाने का बात जरूर कर सकता हूँ, बट मैं कमाने नहीं बोलूंगा। अच्छा, तो सेक्शन समझ में सर। तो एक ट्रांसफर रिलेटेड चीजें कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर भी पेटीएम वगैरह तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, इनके केस में भी अगर ये सब बातें हो रहा है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्रॉपर नाम पे होना चाहिए, है ना, एवरीथिंग। जैसे पेटीएम का क्या कॉम्प्लायंस इशू था आपको पता है? पेटीएम का एक बैंकिंग का अकाउंट ओपन हुआ था, एक आधार कार्ड से 100 अकाउंट ओपन हुआ था। पेटीएम पेमेंट बैंक पे एक आधार कार्ड से 100 अकाउंट ओपन हुआ था, और ये बात आरबीआई को एकदम अच्छा नहीं लगा। आरबीआई बोला कि आप लोग तो पूरा एकदम मनी लॉन्ड्रिंग कर दोगे फिर, ये सब तो डुप्लीकेसी का एकदम मैंने प्रूफ है। लेकिन बाद में उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग। अगर ऐसा कुछ होता आज बाइजूस ऐसे ही हालत होता। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को विजय शेखर शर्मा पे पूरा भरोसा है, ये बंदा बाइजू नहीं हो सकता, ये बंदा बाइजू नहीं हो सकता। क्यों सर, ऐसा ये कैसे बोल सकते हो आप? सर इसका तो कोई पेपर वाइज लिखित कहीं नहीं है कि इंसान क्या होंगे। ये बेसिकली जब आप किसी को ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता चलेगा, और एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि कौन उड़ रहा है और किसका पैर मिट्टी में है। रविंद्रन बाइजू का पैर मिट्टी में नहीं था, उसका वाइफ का भी पैर मिट्टी में नहीं था। ये मैंने कम से कम लास्ट 2-3 साल से ऑब्जर्व किया। मैंने उनको बहुत घमंड हो गया था, और जिसका घमंड होता है, दुनिया का नियम है, उसका उसका दाना कटता है। और विजय शेखर शर्मा, उसको अगर खराब भी लगता है तो रोना भी आता है, मैंने देखा उसको ठीक है, भले ही उसका रोता हुआ पिक्चर वायरल हो जाए, उसे फर्क नहीं पड़ता। ये बंदे का पैर मिट्टी में है, ये कोशिश कर रहे हैं अपना एक इनोवेटिव बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने का। तो कहीं ना कहीं जब स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मैटर होता है ना सर, उस टाइम पे इसको हम लोग बोलते हैं, दो तरह का रिपोर्ट होता है, एक होता है क्वालिटेटिव रिपोर्ट और एक होता है क्वांटिटेटिव रिपोर्ट। क्वांटिटेटिव से सिर्फ डिजिट आता है, और क्वालिटेटिव से इंसान का कैरेक्टर देखा जाता है, कि तुम किसके हाथ में तुम्हारा पैसा दे रहे हो। समझे? हाँ, सब मायने रखते हैं सर। राकेश झुनझुनवाला ऐसे ही नहीं बना, वो किसको अपना पैसा दे रहा है, किसके बिजनेस पे लगा रहा है, वो सब चीज चेक करता था। क्वांटिटी से ज्यादा वो क्वालिटी को बिलीव करता था, कि भाई मेरा पैसा किसके हाथ पे जा रहा है, ये बंदा मेरा पैसा बना सकता है कि नहीं बना सकता, ये बंदा मेहनती है कि नहीं, ये इज्जतदार है कि नहीं, या क्या सिर्फ सिर्फ अपना घमंड रखता है। ये चीज चीज जो समझ लिया, भले ही बिजनेस पे थोड़ा दम कम हो, लेकिन अगर बंदा सही हो ना, तो गलत बिजनेस भी सही बन जाता है। ये सब बात शायद आप लोग थोड़ा कम समझोगे अभी, बट समय आपको सिखा देगा, अगर आप बात याद रखोगे तो। ट्रांसफर ऑफ पार्टली पेड शेयर्स, चलो आगे बढ़े। Transfer of partly paid shares on an application of transferor alone, subsection 3, read with rule 11 subsection 3 of company's share capital। बोलते हैं कि where an application is made by transferor alone, अब मानो ट्रांसफरर माने जो ट्रांसफर कर रहा है, and relates to partly paid shares, partly paid है माने पूरा पूरी उसका पेमेंट उसको नहीं मिला है। A company shall not register a transfer of partly paid shares unless the company has given notice in form number SH5 to the transferee, and transferee has given no objection to the transfer within 2 weeks from the date of receipt of notice। ठीक है, याद रखिएगा। नॉर्मली पार्टली पेड शेयर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, लेकिन अगर ट्रांसफर ही बोलता है, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन देता है, तो फिर वो रजिस्टर हो सकता है। उसके लिए कौन सा फॉर्म चाहिए है? SH5। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में दिया है, हिमांशु हैज रिसीव्ड a notice from चैतन्य प्रोग्रेसिव बुक्स प्राइवेट लिमिटेड ऑन 7 अगस्त 2023। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। एक आपको एक एग्जांपल खींच के
फिर उस रिगार्डिंग प्रोविजंस के बारे में बोलेगा कि बताओ इसमें क्या करना है। इसलिए एग्जाम्पल्स ही आपका सब कुछ है। एग्जाम्पल्स को इग्नोर करोगे, आपको एग्जाम्पल पढ़ के क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करते हैं। अरे गधा, एग्जाम्पल ही तो क्वेश्चन बनाता है। क्वेश्चन में बस प्रोविजंस को लिख के आंसर को लिखना पड़ता है। तो एग्जाम्पल्स जितना एग्जाम्पल्स मिले कहीं से मिले बस पढ़ते रहो। लेकिन एग्जाम्पल पढ़ने से पहले थोड़ा प्रोविजन तो पढ़ लो, नहीं तो समझ नहीं पाओगे किसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हो। ओनली एग्जाम्पल्स आपको अच्छा माने पढ़ तो लोगे लेकिन आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या पढ़ रहे हो आप। जैसे हम लोग इतना देर से इसका प्रोविजंस को पढ़ रहे हैं, है ना, प्रोविजंस को पढ़ रहे हैं, तो अभी हम पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे ना। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो प्रोविजंस का जो पढ़ाई करने का आदत है ना, ये स्टूडेंट्स पे कम होता है। Himanshu has received a notice from Chaitanya Progressive Books Private Limited on 7th August 2023, intimating that Sefali has submitted a transfer deed duly signed by her for transfer of 500 partly paid shares. 500 शेयर है बट पार्टली पेड है, माने जिसका, जैसे मानो आप लोग बचपन में अकाउंटेंसी में जैसे पढ़ते थे, है ना, कि शेयर का पूरा दाम 10% है, लेकिन उसमें से पेड आउट कितना हुआ है 6%। माने 10 में से अगर 6 पेड हुआ है, अभी भी 4% क्या है, ड्यू है ना, ये अभी तक कॉल्ड नहीं हुआ। ठीक है, तो अब ये पार्टली पेड शेयर हो गया ना, तो हिमांशु एज ए ट्रांसफरी मस्ट रेज हिज ऑब्जेक्शन टू द प्रपोज्ड ट्रांसफर ऑफ पार्टली पेड शेयर। लेटेस्ट भाई कब तक करना चाहिए उसको, 7 अगस्त, और इधर कितना है 21, ठीक है, तो उसको इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, ठीक है, 7 अगस्त इसका पूरा नोटिस हुआ है, और 21 अगस्त के अंदर हिमांशु को इसका ऑब्जेक्शन नोटिस देना चाहिए कि ये पार्टली पेड है, ये रजिस्ट्री मत करिए। क्यों, इसका क्या रीजन है, माने रजिस्ट्री क्या होता है कि पहले जो शेयर हिमांशु के नाम पे था, अभी वो शेयर शेफाली के नाम पे होगा, है ना, लेकिन अभी तो हिमांशु पे नहीं किया है। हो सकता है कि उसका पेमेंट रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रहा है, या फिर वो ट्रांसफर अभी नहीं करना चाहता, है ना, तो जब तक पेमेंट नहीं होगा तो ट्रांसफर ही बोलेगा ना। ट्रांसफरर ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफरर कौन है, मैंने गलत बोला क्या, अच्छा, शेफाली ट्रांसफरर है। ठीक है, तो जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा हिमांशु को, तो वो रजिस्ट्री कैसे होने देगा। तो आधा पेमेंट में अगर रजिस्ट्री हो जाता है, ये तो थोड़ा रिस्की हो गया ना, तब ये बोर्ड डिसाइड करेगा, हो जाएगा नहीं तब ये बोर्ड डिसाइड करेगा। मैंने बेसिकली वो ऑब्जेक्ट कर ऑब्जेक्शन बोल सकता है कि भाई मेरे को पूरा पैसा नहीं मिला, आप लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट ना करें। ठीक है, वो राइट है ट्रांसफरी के हाथ में, क्योंकि ट्रांसफरी के हाथ में पेमेंट आएगा तभी ना जाके वो रजिस्ट्रेशन वैलिड माना जाएगा। लेकिन ये अगर दोनों पार्टी में अगर भरोसा है तो हो सकता है, अगर पार्टी में भरोसा है तो हो सकता है। एग्जाम्पशन मिलता है सेक्शन, इसमें एग्जाम्पशन इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज और सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट कंपनी व्हिच हैज नॉट कमिटेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 ऑफ एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 ऑफ रजिस्टर गिवन, उनके केस में ये रजिस्ट्रेशन का एग्जाम्पशन मिल जाता है। Full exemptions from condition laid down in 56(1) in respect of transfer of securities held by nominee of government. Partial exemption in respect of transfer of bond issued by government company. Only on intimation of the transferee, specifying his name, address, and occupations, if any, has been delivered to the company along with the certificate relating to the bond, and if no such certificate is in existence, along with the letter of allotment of the bond, there is no requirement for proper instrument of transfer to be duly stamped and executed by or on behalf of transferor and by or on behalf of the transferee. ये गवर्नमेंट का केस है। अगर गवर्नमेंट कंपनी का शेयर ट्रांसफर हो रहा है तो गवर्नमेंट केस में तो कोई ओनर का मैटर नहीं है, गवर्नमेंट के केस में गवर्नमेंट इज द ओनर, लेकिन गवर्नमेंट का ओनर तो बहुत हो सकता है, तो गवर्नमेंट के केस में उसका नॉमिनी होगा। ठीक है, गवर्नमेंट जिसको नॉमिनी के रूप में बना के रखा है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में इनका डिटेल्स के थ्रू से ये ट्रांसफर प्रोसेस पॉसिबल होगा। और वही चीज यहाँ पर बोला है कि फुल एग्जाम्पशंस फ्रॉम कंडीशन लेट डाउन इन 56(1) इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय नॉमिनीज ऑफ द गवर्नमेंट। अगर वो गवर्नमेंट नॉमिनी के रूप में शेयर को होल्ड करता है तो उनके केस में, जैसे गवर्नमेंट का नॉमिनी उसका प्रेसिडेंट हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अगर कोई शेयर का ऐसा या बॉन्ड का होल्डिंग करता है तो वो लोग तो नॉर्मली शेयर ट्रांसफर प्रोसेस के लिए नहीं जाता, उनका एक मैंने क्या बोलते हैं उसको, लीगल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो उनके बिहाफ में उनके लिए वो शेयर अलॉटमेंट का जो भी जो शेयर कंपनी के नाम पे है, मैंने राष्ट्रपति के नाम पे है या प्रेसिडेंट के नाम पे है या गवर्नर के नाम पे, तो उनके बिहाफ में जाके वो करता है। तो वो नॉमिनी कौन है उसके ऊपर पूरा खेल है।
तो वही चीज बोला कि partial exemption in respect of transfer of bond issued by a government company. बॉन्ड क्या होता है? जब कोई कंपनी लोन इशू करता है मार्केट में और वो लोन का अमाउंट कोई परचेस करता है ना? जैसे आप लोग शेयर खरीदते हो वैसे ही बॉन्ड भी खरीदा जा सकता है। मैंने आपको एनएसी बॉन्ड कितना बार दिखाया कि एनएसी में कितना बॉन्ड मिलता है, बार बार दिखाता रहता हूँ फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। तो इस केस में नॉमिनी का कॉन्सेप्ट भरना पड़ता है, उसमें वो ट्रांसफर का डिटेल्स का जरूरत नहीं। Power to register transmission not affected by section 56(1) subsection 2. The power of company to register transmission shall not be affected by the condition imposed in 56(1) for registration of transfer. Hence, company is empowered to register transmissions of right if it receives an intimation from any person to whom such right has been transmitted. There is no need for submission of instrument of transfer in case of transmissions. Transmissions क्या है ये चीज पहले समझो, फिर जाके आपको बाकी बात समझ में आए। इतना देर से हम लोग ट्रांसफर बात कर रहे हैं, अब थोड़ा सा बात करेंगे ट्रांसमिशंस के बारे में। ठीक है, द वर्ड ट्रांसमिशंस मींस डिवोल्यूशन ऑफ टाइटल टू सिक्योरिटीज अदरवाइज देन बाय ट्रांसफर। फॉर एग्जांपल डिवोल्यूशन बाय डेथ, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। मैं मर गया, अब मेरा शेयर ट्रांसफर नहीं होगा, ट्रांसमिट होगा। ठीक है, या फिर मैं चाहता हूं कि मेरा इनहेरिटेंस में मतलब मेरे बाद मेरा सारा संपत्ति किसी को मिले। ठीक है, या फिर मैं बैंकरप्टेड हो गया। ठीक है, तो मेरा बैंकरप्सी होने के बाद मेरे नाम पे जितना एसेट्स हैं, जो मेरा डेटर है जो मेरा क्रेडिटर है जिनसे मेरे को पैसा मिलता था और मैंने उनका पैसा मार लिया। ठीक है, तो बैंकरप्सी के केस में कोर्ट सारा संपत्ति पहले रोक करेगा, रोक करने के बाद फिर जब उसका लिक्विडेशन करेगा धीरे धीरे, मैंने बैंकरप्सी प्रोसेस चालू करेगा, जिसको जिसको पैसा मिला है वो पूरा लिक्विडेशन प्रोसेस चलेगा। तो जिससे जिससे मैंने क्रेडिट लिया था, बैंक वाले, बॉन्ड वाले, मैंने जो मेरा बॉन्ड के थ्रू से मेरे को लोन दिया था, जो मेरे को डिवेंचर के थ्रू से लोन दिया था, जो बैंक लोन मुझे मिला था, या फिर जो क्रेडिटर का पैसा मैंने नहीं दे पाया। ठीक है, तो मेरा बैंकरप्सी प्रोसेस में मेरा शेयर है, डिवेंचर है, एसेट्स जो भी है, उसको धीरे धीरे मैं उसको रिपे करूंगा और वो पूरा प्रोसेस कोर्ट डिसाइड करेगा, मैं नहीं। अगर मैं एक बैंकरप्टेड बंदा निकल जाऊं तो यहाँ पर यही बोलते हैं, द वर्ड ट्रांसमिशन मींस डिवोल्यूशन ऑफ टाइटल टू सिक्योरिटीज अदरवाइज देन बाय वे ऑफ ट्रांसफर। फॉर एग्जांपल डिवोल्यूशन बाय डेथ, मतलब मेरे मरने के बाद मेरा शेयर का क्या होगा, मेरे सक्सेशन में मेरा शेयर मैं किसको दूंगा, इनहेरिटेंस में किसको जाएगा। ठीक है, बैंकरप्सी, मैरिज। ठीक है, मैरिज के बाद क्या होता है ना, सिचुएशंस बदल जाते हैं। पहले आप अपने माँ के होते हो, जैसे लड़का लोग नॉर्मली अपने माँ बाप के होते हैं, लेकिन शादी के बाद वो उसका बीवी का दर्जा ज्यादा होता है। रिसेंटली इसको लेके एक बहुत बड़ा, ऑब्वियसली होना ही चाहिए। देखो आपको एक चीज बताता हूँ, रिसेंटली एक घटना घटा है हमारे देश में, दुखद घटना है, बट दुखद घटना के साथ और थोड़ा दुख आया। क्या हुआ है, एक बहुत बड़ा मिलिट्री का एक मिलिट्री या आर्मी, শহীদ হয়েছে, সব টাকা পয়সা নিয়ে চলে গেছে আর মা বাবা अरे পদে হচ্ছে মিডিয়াকে বলছে যে अंकिता बोल रहा है, किसका नाम, उनका नाम बता जिनको एक्चुअली मिला है, अवार्ड मिला है मरने के बाद। ওর নামটা আমি ভুলে যাচ্ছি, পেটে আসছে মুখে আসছে না, কিন্তু আমি अच्छा, পুরো প্রতীকে आर्मी হচ্ছে है ना, জানি। आर्मी है ना, आर्मी হ্যাঁ, आर्मी army आर्मी officer। आर्मी शहीद हो गया है, आर्मी ऑफिसर शहीद हो गया है। अब उनका जितना भी उनका पेंशन है एंड जो भी उनको गवर्नमेंट से मिला है, वो सारा चीज उनकी बीवी को मिलता है। ये एज पर लॉ है, क्योंकि यही नॉर्मल है। उनका माता पिता रिटायर्ड है, तो इनका बीवी जो है ये अपने माँ बाबा के पास चला गया। ठीक है, तो इनका जो मैंने आर्मी का जो माँ बाबा है, ठीक है, ये लोग बोल रहा है कि अगर सारा एसेट्स या संपत्ति जो मेरा बेटा का था, हम लोग तो रिटायर्ड है, तो क्या उसमें हमारा अधिकार नहीं है, सारा बीबी लेके अपने पापा के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा एक डिस्प्यूटेड केस बन रहा है। अब देखो इस पे क्या होगा, क्योंकि सीरियसली बोला जाए तो ऑब्वियसली राइट बीवी का होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि लेकिन यहाँ पर बीवी तो अपने ससुराल छोड़ के वापस चला जा रहा है। ठीक है, ये तो बीवी सही नहीं कर रहा है। ठीक है, अब नहीं, एक्चुअली 50% क्लेम का मैटर नहीं है सर। एक्चुअली हस्बैंड के सारे चीजों में अधिकार वाइफ का ही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब ये कोर्ट बहुत, ये सेंसिटिव इश्यूज है, इट्स वेरी सेंसिटिव इश्यूज। अब इसमें क्योंकि देखो वाइफ जो होता है ना, वो किसी और का घर छोड़ के हस्बैंड के घर आ जाते हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है। तो
कॉन्सेप्ट इज लाइक कि अगर उनका हस्बैंड का डेथ हो जाए तो उनका जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इनका माँ पापा इतना दिन में, इनका तो लाइफ एक एंड की तरफ है, ये भी इतना साल जो भी कमाया है थोड़ा बहुत इनके पास होगा या समथिंग लाइक दैट, तो बोलेगा नहीं मेरा बच्चा काम कर रहा था उनसे मेरे को मिलेगा। वो भी माँ बाबा के भी हक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि माँ बाबा का हक नहीं है, लेकिन बीवी का हक भी एक बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है। कोर्ट बीवी को पहले ही देखेगा, माँ बाबा को बोलेगा देखिए आप लोग तो है लेकिन इनको, बेसिकली देखो अगर प्यार मोहब्बत होता तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम जब प्यार मोहब्बत से बाहर जाके सिर्फ हर चीज में डील करने जाएंगे, तो डील करने के टाइम पे ये सब लोचा आता है, और ये कोर्ट के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो क्या डिसीजन सुना है। फिर कोर्ट को भी डीलिंग्स करना पड़ेगा, जैसे तुमने बोला 50-50 में देना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब देखो लॉ भी है इसके पीछे, उसके जो भी लॉ है वो उसके ऊपर ही काम करेगा। ठीक है, अब लास्ट में लॉ क्या बोलेगा, जो भी होगा एज पर लॉ करना पड़ेगा। अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है एक नॉर्मल बातचीत करके, तब तो अच्छा बात है। हाँ, शेरशाह क्या करता था? अरे नहीं वो मर गया था ना, तो उसकी बीवी को उधर ही थी। वो शेरशाह माने तो इसका बात कर रहा है, हाँ। वो जिसके ऊपर मूवी बना है। और उसका शादी बड़ी हुआ था, लेकिन उसकी वो वाइफ को ही सब कुछ मिला है। नहीं मतलब वो उसके घर ही थी ना, शादी हुआ एकदम फिर। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो तो एकदम प्रॉपर लव था उसमें। इस केस में तो क्या हुआ ना कि फैमिली में डिस्प्यूट हो गया, वाइफ तो चला गया छोड़ के। तो वाइफ के पापा को वो नहीं पता सर, इतना डिटेल्स मेरे को नहीं पता। ठीक है, अब तो किचन का खबर लाना पड़ेगा। अब तो किचन गॉसिप की तरह लाना पड़ेगा। पापा एलिजिबल है तो फिर अब वही मैटर है, अब कोर्ट देखेगा कि इनका क्या केस है, वो देखेगा अभी। कुछ नहीं सर, समय के साथ साथ हम लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं, सब कोई। ठीक है, ठीक है, समय के साथ साथ सब कुछ सेल्फिश इतना ज्यादा हो गया है, समय समाज व्यवस्था बहुत बिगड़ गया है, बहुत बिगड़ गया है। और ये एक फैमिली का कहानी नहीं है, हर 10 में से 5 फैमिली का कहानी है सर। सोच समझ के मतलब सोच समझ के कुछ नहीं होता, बस समाज में प्यार मोहब्बत ये होना चाहिए। प्यार मोहब्बत खत्म हो रहा है इतना ज्यादा। मैंने क्या बोलते हैं, नैरोइस्टिक समाज हो गया ना, बहुत नैरो माइंडेड समाज हो चुका है। अब इसका कैसे ये ब्रॉड माइंडेड होगा, सीरियसली आई डोंट नो। छोड़ो, जो मेरे हाथ में नहीं है इसमें बात नहीं करेंगे। अच्छा, हमारे हाथ में लॉ है, हम लॉ पढ़ेंगे। अच्छा, तो द वर्ड ट्रांसमिशन समझ गए। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, द पर्सन एंटाइटल्ड टू ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज बिकम द होल्डर and is entitled to all rights and subject to all liabilities arising therefrom. While transfer of share is brought about by delivery of proper instrument of transfer, for example transfer deed, है ना, ट्रांसफर डीड जिसके थ्रू से आप ट्रांसफर कर रहे हो, ड्यूली स्टैम्प्ड एंड एग्जीक्यूटेड। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इज डन बाय फॉरवर्डिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जैसे कि नोटराइज्ड कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट। ठीक है, मैं मरने के बाद मेरा सारा शेयर या डिवेंचर मेरे बच्चे के नाम पे होगा। ठीक है, तो मेरा बच्चा को तभी ना मिलेगा जब मेरा बच्चा डेथ सर्टिफिकेट मेरे बैंक को या फिर मेरे शेयर जिसके पास है ब्रोकिंग के पास, उनको जाके सबमिट करना पड़ेगा। बिना डेथ सर्टिफिकेट का, ठीक है, वो बैंक वाले या ब्रोकिंग कंपनी जिसके पास मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स है, वो ट्रांसमिशन नहीं कर पाएगा। नॉट ओनली इन केस ऑफ शेयर्स, मैं आपको बताता हूँ कोई भी प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑब्वियसली माँ बाबा के मरने के बाद अगर माँ बाबा ने कुछ विल बना के या कुछ बना के नहीं किया, बाय डिफॉल्ट उसका बच्चे का ही होता है। ठीक है, लेकिन बच्चे का होने के लिए बच्चे को भी डेथ सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा। बिना डेथ सर्टिफिकेट का वो भी अपना सारा प्रॉपर्टी में क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन अगर डेथ सर्टिफिकेट निकाल लेगा तो ऑटोमेटिकली उसका हो जाएगा। डेथ सर्टिफिकेट निकालने का भी कुछ तरीका होता है, वो सब सिस्टम इज देयर। Few cases of transmissions for better understanding. In the following cases, mind is in the list not exhaustive, only illustrative. मैंने इसके अलावा और भी चीजें हो सकता है, जैसे डेथ व्हेन a shareholder expires, his shares need to be transmitted to his legal representative. लीगल रिप्रेजेंटेटिव मैंने, इसीलिए आजकल देखना अगर आप डीमैट अकाउंट खोलते हो, डीमैट अकाउंट खोलने के साथ साथ या बैंक में एफडी ओपन करते हो या बैंक अकाउंट खोलते हो, सबसे पहले नॉमिनी अकाउंट अकाउंट ही नहीं खुलेगा। ठीक है, अकाउंट नहीं खुलता है आज के डेट में, पहले नहीं था ऐसा। अभी नॉमिनी मैंडेटरी है। ठीक है, तो जो नॉमिनी में रहेगा वही लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहला जाएगा। आप नॉमिनी चेंज कर सकते हो, मरने से पहले 1000 बार चेंज करो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, पर मरने के लास्ट में जो नॉमिनी रहेगा उसी को मिलेगा।
इंसॉल्वेंसी, व्हेन ए शेयर होल्डर बिकम्स इंसॉल्वेंट हिज शेयर्स आर टू बी ट्रांसमिटेड टू हिज ऑफिशियल रिसीवर। हाँ, बैंकरप्टेड बंदे का शेयर उनके फैमिली को नहीं मिलता है, बैंकरप्टेड बंदे का सारा डिटेल्स उनके ऑफिशियल रिसीवर को मिलेगा। हाँ, करोड़ों का डील हो गया था, मेरा बिजनेस भी ठीक था, उसका बिजनेस भी ठीक था। कुछ ऐसा हो गया कि उसका बिजनेस पूरा डाउन होते गया, डाउन होते गया, डाउन होते गया, खत्म हो गया। हाँ, लास्ट में वो मेरे उसके लिए हमको मतलब वो हमको 1 करोड़ रुपए देगा, ड्यू था उसको मेरे को देने के लिए। बाद में पता चला कि उसका बैंकरप्सी हो गया, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया वो, और सिर्फ हमको 50 लाख ही रुपए देगा। हाँ, उसको बोलते हैं 50 पैसा। 50 पैसा हमको दिया, तो हम बेड के लिए 50,000 दिखा देंगे। ऑब्वियसली, हाँ ऑब्वियसली। तो वो हम कभी नहीं कवर नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाओ, कभी नहीं। तुम भी वो बैड डेट लेके तुम्हें भी मरना हो। तो उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है मेरे लिए, मतलब कि उसको देना चाहिए। क्या ऑब्लिगेशन? तो इंसॉल्वेंसी का और क्या मतलब होता है? कल को कमाए तो हमको फिर हम क्लेम कर सकते हैं। हाँ, कल वो कैसे कमाएगा? उसका क्या रहेगा? उसको फिर बाद में बैड डेट रिकवरी किया जा सकता है। बैड डेट रिकवरी नहीं होता, एंट्री नहीं होता। होता है, अगर दे दिया तो। अगर दे दिया तो, अगर अच्छा भला बंदा हो तो। ये बहुत रेयर केस है सर। एक बार बंदा नॉर्मली, तुम इंसॉल्वेंसी इतना इजीली डिक्लेयर होता नहीं, यानी किसी को भी इतना आसानी से इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना पॉसिबल नहीं। बट एक बार इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, फिर इंसॉल्वेंट बनने के बाद वो बंदा फिर से सॉल्वेंट हो, इसका चांसेस बहुत लो है। और सॉल्वेंट होने के बाद वो अपना पुराना ड्यू चुकाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं, और उसका कोई रूल भी नहीं। क्यों होगा? क्योंकि तो इंसॉल्वेंसी में तो सारा प्रोसेस क्लियर हो गया है। अब बंदा वापस रिकवरी किया है, अपने आप को फिर से बनाया, पुराना ड्यू खत्म। ऐसे इंसॉल्वेंट को नॉर्मली सॉल्वेंट बनाने के लिए पहले उसको पुराना सारा ड्यूज चुकाना पड़ेगा, तभी जाके ना सॉल्वेंट बनेगा। ये भी तो है, माने रूट तो देखो, तुम इंसॉल्वेंट घोषित कर दिए गए हो, अब तुम्हारे साथ नॉर्मली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। एक बड़ा बिजनेसमैन के बारे में बता रहा हूँ, नॉर्मल देखो, हमारे आस पड़ोस का बात नहीं कर रहे हैं कि बंदा का सब कुछ खत्म हो गया फिर से शुरू किया, ठीक है, कोई माफ कर दिया है, छोड़ो यार जीने दो, है। लेकिन बड़े बड़े केस में जो करोड़ों का डील करते हैं कॉर्पोरेट लेवल में, बंदा का पुराना बैंकरप्सी प्रोसेस है, उसका पैसा नहीं चुका है, बंदा फिर से लाविश लाइफ जीने का बात करेगा, पहले पुराना पैसा चुकता कर, कोर्ट से फिर से डिक्लेरेशन ला, सॉल्वेंसी का अप्रूवल ला, उसके बाद तुम बिजनेस कर, सिंपल बात है, तब तेरे वो बेटर रिकवरी हो। क्योंकि अदरवाइज एक कोर्ट नहीं किसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है, और कोर्ट ही किसी को सॉल्वेंट डिक्लेयर करता है। तो जब तक कोई बंदा इंसॉल्वेंट है तब वो किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। अब जब वो फिर से बिजनेसमैन बनेगा, जब तक कोर्ट उसको सॉल्वेंट नहीं बोलता है तुम उससे डील ही नहीं कर सकते। अगर इंसॉल्वेंट बंदे से डील करके तुम्हारा पैसा फिर से फंसता है, तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तुम पैसा रिकवर कर पाओगे? समझे? बस यही कॉन्सेप्ट है। ल्यूनेसी, वही बोला देखो, ये पागलपंती। व्हेन अ शेयर होल्डर बिकम्स ल्यूनेटिक, ठीक है, हिज शेयर्स आर टू बी ट्रांसमिटेड टू हिज एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। ठीक है, तो बस कुछ मैं, हर एक लॉ एक दूसरे को कनेक्ट करके ही तुम्हारा दिमाग ओपन करेगा। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द डिजीज्ड पर्सन बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ऐसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, थोड़ा समझो। The transfer of any security money, share, debenture, etc., or in the interest in company made by legal representative of a deceased person shall be valid as if such legal representative is holder at the time of execution of the instrument of transfer, even if in actual such legal representative is not a registered holder. ठीक है, this subsection is basically, ये subsection 5 basically bringing case of legal here with deeming effect of being holder of security or other interest in company of a deceased person. केस कैसे होते हैं? केस को समझोगे तो ये सबसेक्शन 5 समझ में आएगा। केस है रिचा डैनियल का। देखो सर, एग्जाम में रिचा डैनियल का नाम घुमा के दे सकता है, तो रिचा डैनियल इज नॉट द बिग डील, डील इज द कॉन्सेप्ट। क्या टिक मार रहा है तू? रिचा डैनियल आफ्टर हैविंग ऑब्टेन्ड सक्सेशन सर्टिफिकेट, रिचा डैनियल आफ्टर हैविंग ऑब्टेन्ड सक्सेशन सर्टिफिकेट, सक्सेशन माने मैं उनका लगता हूं, मैं उनका बेटा लगता हूं, बेटी लगते हो, समथिंग लाइक दैट, सक्सीडेड टू 7,000 शेयर्स ऑफ 100 each, 7,000 शेयर 100% करके तुमको मिलता है।
सक्सेशन में। अलॉटेड टू हर लेट फादर अलेक्जेंडर डैनियल बाय स्पीड सॉफ्टवेयर लिमिटेड। कंपनी का नाम है स्पीड सॉफ्टवेयर लिमिटेड, जो उसके पापा के नाम पे था। टू पे ऑफ द डेप्ट ऑफ हर कजिन स्टेल्सली, मैंने उसका कजिन के पास उनका कुछ डेप्ट था। शी वांट्स टू ट्रांसफर होल ऑफ द 7,000 शेयर टू हर on the basis of duly stamped instrument of transfer which has been signed by her as well as Stelsley. Accordingly, she has delivered the required documents to the company to transfer of shares. Point to be noted. शेयर किसके नाम पे है? रिचा के नाम पे है कि अलेक्जेंडर के नाम पे है? ओए, रिचा उसका बेटी है, सक्सेशन पे उसको मिलेगा, लेकिन शेयर अभी भी डैनियल बाय स्पीड अलॉटेड हर लेट फादर, शेयर अभी भी उसके पापा के नाम पे है। रिचा पे अप्लाई कर रहे कंपनी को कि जो शेयर पापा के नाम पे है वो आप मेरे कजिन सिस्टर को दे दो। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये प्रोविजंस काम करेगा? In terms of section 56(5), the company, on receipt of duly stamped instrument of transfer along with requisite share certificate and succession certificate, shall transfer the share in favor of Stelsley. Thus, even though Richard Daniel, the legal representative of Alexander Daniel, is not a holder of 7,000 shares as per the register of member of the company, the transfer effected by her in favor of her cousin Stelsley is valid transfer as if she had been the holder of security at the time of executing the transfer deed. जिस टाइम पे ट्रांसफर चल रहा था, कंपनी ने ऐसा नहीं किया कि पहले पापा का सारा चीज रिचा के नाम पे किया। रिचा के नाम पे करता तो मैटर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, ये पर्टिकुलर सेक्शन ही ना आता, क्योंकि रिचा के नाम पे ऑटोमेटिक ट्रांसफर प्रोसेस हो जाता, फिर उसका रजिस्ट्री होता, रिचा के नाम पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ता है ना, फिर आरओसी में भी उसका डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता, तब ना जाके वो पूरा वैलिड होता रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। लेकिन इस केस में रिचा ने बोला कि भाई इतना मेरे नाम पे रजिस्टर, फिर मेरे से फिर स्टेल्सली को ट्रांसफर, इतना नहीं जाना है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन साइड वो गैप को फुलफिल करने का मौका देता है। अगर मेरे नाम रजिस्टर पे नहीं है फिर भी हम किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं इन केस ऑफ दिस काइंड ऑफ सिनेरियो। ये है सेक्शन 56 सबसेक्शन 5, ठीक है। मतलब मेरा नाम पे शेयर नहीं है पर मेरे को सक्सेशन पे कोई चीज मिलता है, ठीक है, तो क्या मैं वो पर्टिकुलर एसेट को, यहाँ इस केस में शेयर्स को, क्या मैं किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूं? द आंसर इज यस, ठीक है। अच्छा, ऑल्टरनेटिवली ये भी हो सकता था कि रिचा डैनियल में चूज टू गेट हेल्प रजिस्टर्ड एज होल्डर ऑफ 7,000 शेयर्स, इन विच केस शी विल मेक एन एप्लीकेशन टू स्पीड सॉफ्टवेयर लिमिटेड, सच एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड विद हर शेयर सर्टिफिकेट। यानी अब वो सारा शेयर डैनियल से, उसके अलेक्जेंडर से उसके नाम पे हो जाता, फिर उसके पास सक्सेशन सर्टिफिकेट भी था, तो देयर इज नो नीड टू सबमिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसफर डीड इन सच केस ऑफ ट्रांसमिशन। तो इस केस में और ट्रांसमिशन का मैटर नहीं आता, वो ट्रांसफर हो जाता। ट्रांसमिशन तो तब होता है जब एक मरा हुआ व्यक्ति से या फिर एक ल्यूनेटिक व्यक्ति से या फिर एक बैंकरप्टेड व्यक्ति से शेयर किसी को दिया जा रहा है, दैट इज अ ट्रांसमिशन, ठीक है। बट अगर वो रिचा के नाम पे आ जाता तब तो और वो ट्रांसमिशन नहीं होता, तब तो वो ट्रांसफर हो जाता। दिस इज सो बिकॉज ट्रांसफर डीड कैन नॉट बी साइंड बाय द डिसीज्ड पर्सन एज ट्रांसफर, बिकॉज वो तो मर चुका है, वो और कहां से साइन करेगा। सो ऑन रिसिप्ट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट द कंपनी विल स्क्रूटिनाइज देम एंड इफ फाउंड इन ऑर्डर इट शैल प्रोसीड टू enter the name of Richa in the register of member, consequently the name of the deceased person उसके जगह में आ जाता and Alexander Daniel shall be deleted, अलेक्जेंडर डैनियल का नाम डिलीट हो जाता, उसके जगह में रिचा डैनियल का नाम बैठ जाता, ठीक है, क्योंकि रिचा डैनियल ही अलेक्जेंडर डैनियल का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। ये भी प्रोसेस किया जा सकता था, लेकिन इस प्रोसेस में ट्रांसफर होता, इस प्रोसेस में ट्रांसमिशन होता पापा से बेटी पे, बेटी से काजिन पे नहीं, है ना। तो जब इस केस में अगर वो उसके नाम पे हो जाता और फिर वो अपने कजिन सिस्टर को देता तब वो ट्रांसफर कहलाता। बात समझ में आया ना सर? क्लियर ना? आशा करता हूं कि ऑनलाइन में भी सबको बातें समझ में आ रहा है सर। हम लोग शेयर ट्रांसफर ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ रहे हैं और शेयर ट्रांसफर ट्रांसमिशन हमें यही सब चीजें बताते हैं कि मेरे जाने के बाद या फिर किसी के मरने के बाद क्या होता है, कैसे एसेट या शेयर रिलेटेड मैटर को, यहाँ पर कौन से एसेट के, लैंड वगैरह का बात नहीं कर रहे, ऐसे जमीन वगैरह का भी केस कुछ ऑलमोस्ट सेम रहता है, बट हम लोग यहाँ पर कंपनीज एक्ट में शेयर रिलेटेड मैटर में बातचीत कर रहे हैं। तो शेयर रिलेटेड या डिवेंचर रिलेटेड या सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर कैसे ट्रांसफर होता है इसके बारे में चर्चा यही बताते हैं। फिर आ जाते हैं सबसेक्शन 4, टाइम पीरियड ऑफ डिलीवरी सर्टिफिकेट।
ये थोड़ा सा पीरियड का मैटर है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब थोड़ा याद रखना पड़ता है, ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, ये सब इतना सारा डेट याद रखना, ठीक है। चैलेंजिंग क्यों? क्योंकि रियली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इतना सारा चीज याद रख के एग्जाम में जाना और कौन सा चीज पूछेगा पता नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ना कुछ ट्रिक्स होता है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक्स फॉलो करने से भी आप कर सकते हो, मैं बताता हूँ पढ़ाते पढ़ाते, देखो बाद में एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है, पेनल्टीज का और पीरियड्स का। पढ़ते पढ़ते शॉर्ट नोट बना लोगे ना, तो कितना फाइन लगता है और कितना डेट का मैटर है। हर एक डेट को अगर मोटा मोटी एक अपने सेक्शन वाइज लिख के रखते हो, हर एक चैप्टर रिलेटेड, ठीक है, एग्जाम के टाइम पे जाओगे शायद 2-3 पेज होगा, वो 2-3 पेज याद रख के जाओगे तो फिर ऑटोमेटिकली वो याद आएगा। इसको भी पढ़ने का एक तरीका है। अच्छा, एवरी कंपनी शैल अनलेस प्रोहिबिटेड बाय एनी प्रोविजन ऑफ लॉ और एनी ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ट्राइब्यूनल और अदर अथॉरिटी डिलीवर द सर्टिफिकेट ऑफ ऑल सिक्योरिटीज अलॉटेड, ट्रांसफर्ड और ट्रांसमिटेड। माने हर कंपनी अनलेस प्रोहिबिटेड बाय प्रोविजन ऑफ लॉ, माने अगर लॉ ने कहीं पर कुछ मना नहीं किया तो शेयर सर्टिफिकेट अलॉट करेगा। कब तक? इन द केस ऑफ सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, अगर मेमोरेंडम में सब्सक्राइबर का नाम आ गया है, माने जिसका शेयर, जो सब्सक्राइब किया है शेयर within a period of 2 months from the date of incorporation। इनकॉर्पोरेशन माने शेयर, कंपनी जैसे बना, कंपनी का शेयर होल्डर भी बना, बिना शेयर होल्डर का कंपनी कैसे बनेगा, है ना। तो कंपनी बना है तो शेयर होल्डर भी बना है, तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के 2 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देना चाहिए, ठीक है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के 2 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देना चाहिए जैसे ही किसी का नाम मेमोरेंडम में आता है। मेमोरेंडम बने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन 2 बुक होता है ना, हम लोग बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ में पढ़ते हैं ना ये सब चीजें, एओए एंड एमओए। एमओए ही होता है कंपनी का मेन स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से कंपनी क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कौन शेयर होल्डर है, कितना पैसा डालना है, क्या पावर से उसका, डायरेक्टर कौन है, कैसे चलाएगा कंपनी, क्या ऑब्जेक्टिव से चलाएगा, ये सब बात एमओए में लिखा रहता है, ठीक है। एओए क्या है? कंपनी का रूल बुक है, डे टू डे मैटर में कंपनी कैसे बिहेव करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा, ठीक है, क्या छोटा छोटा रूल परफॉर्म करेगा, वो हर एक चीज एओए में लिखा रहता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, है ना। तो इन द केस ऑफ सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, ठीक है, जैसे ही उसका सब्सक्राइबर नाम आ गया मेमोरेंडम में, विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months, इनकॉर्पोरेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद, इनकॉर्पोरेशन माने कंपनी बनाने का प्रोसेस को इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। कंपनी बनने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। अच्छा, इन केस ऑफ एनी अलॉटमेंट ऑफ एनी ऑफ इट शेयर बाय ए कंपनी, अगर कोई कंपनी किसी को कोई शेयर अलॉट करता है, उसका क्या रूल है? विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। आजकल तो इससे जल्दी हो जाता है, जैसे आज एक कंपनी अलॉटमेंट किया, गजब का अलॉटमेंट किया, 15% का शेयर ग्रोथ दिया, मैं दिखाता हूँ आपको। 15% का ये आपका हुआ है आईपीओ में, संतार कुछ नाम है इसका, मैं नाम थोड़ा बोल रहा हूँ, 1 मिनट रुको, चेतना, ये वाला इसका आज था 26 जुलाई ना आज, ये देख, संस्तार, ठीक है। 1995 का इसका शेयर प्राइस था, इसका अलॉटमेंट डेट था 26 जुलाई, लिस्टिंग डेट था इसका, शेयर लिस्टिंग हुआ है, क्या नाम है? संस्तार, याद रखिएगा सर, हाँ। देखते हैं कुछ देता देता नहीं, संस्तार कम से कम 14-15 रुपीज में 109 टका में ओपन हुआ है, 95 उसके बाद और गया 130 आपस सर्किट छुआ है, 95 में लिस्टेड हुआ था, मैंने लिस्टिंग नहीं हुआ था, लिस्टिंग 109 में हुआ था, खरीदा हुआ मेन प्राइस था 95 और हाईएस्ट गया था 130, ठीक है। इसका अलॉटमेंट प्रोसेस आज था, ठीक है। तो आजकल की मैं क्यों ये चीज दिखाया कि आजकल तो सर 4-5 दिन में अलॉटमेंट हो जाता है, एप्लीकेशन से अलॉटमेंट 5 दिन 6 दिन 1 हफ्ता के अंदर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, इतना फास्ट हो गया। बट पुराना सिस्टम, अगर नॉर्मल सिस्टम फॉलो किया जाए, विद इन ए पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द allotment के केस में 2 months from the allotment, in case of a transfer of securities within a period of 1 month from the date of the instrument of transfer by the company, in case of transmission of securities within a period of 1 month from the date of receipt of the intimation of transmission by the company, in case of any allotment of debenture, अगर डिवेंचर का मैटर है, ये सब शेयर था, ठीक है। पहला 3 केस पूरा शेयर के लिए था, चौथा केस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के अंदर शेयर भी हो सकता है, डिवेंचर भी हो सकता है। सिक्योरिटी माने शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, प्रेफरेंस, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहला 3 तो पूरा पूरी शेयर बोला है। फोर्थ वाला केस में सिक्योरिटी बोला है, मैंने शेयर डिवेंचर कुछ भी चलेगा, और केस क्या है? ट्रांसफर का नहीं, ट्रांसमिशन का है, ठीक है।
अगर अभी तक का डिस्कशन में ट्रांसफर ट्रांसमिशन क्लियर है तो फिर ट्रांसमिशन क्या है मुझे बार बार और बोलने का जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद जो केस आया ये केस क्या है, डिवेंचर का है। अगर डिवेंचर अलॉटमेंट का मैटर है तो 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के 6 महीने के अंदर तुमको डिवेंचर का डिटेल्स रजिस्टर कंपनी को कर लेना चाहिए। इन केस ऑफ ऑल सिक्योरिटी स्पेसिफाइड बाय आईएफएससी, आईएफएससी का बारे में मैं बहुत बार क्लास में आप लोगों को बोलता हूँ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स का जो वहां पर जो कंपनीज लिस्टेड रहते हैं, इन केस ऑफ ऑल सिक्योरिटीज बाय स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। आईएफएससी क्या है, कौन है आईएफएससी, इंडिया में कहाँ बना आईएफएससी? गुजरात, गुजरात में कहाँ बना? सिटी का एक नाम है, जैसे आजकल निफ्टी का नाम है गिफ्ट निफ्टी, शेयर मार्केट का जो बेंचमार्क है निफ्टी, सब कोई निफ्टी देखता है। जैसे आज अगर तुम चेक करोगे कि मार्केट कैसे परफॉर्म किया तो आप देखते हैं कि निफ्टी 50 कैसे परफॉर्म किया। आज निफ्टी 50 400 पॉइंट में 428 पॉइंट में मूव किया है। इस निफ्टी 50 का नाम है गिफ्ट निफ्टी। क्या नाम है? गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी क्यों? क्योंकि ये गिफ्ट सिटी से बिलोंग करता है। व्हाट इज गिफ्ट सिटी? गांधीनगर इंटरनेशनल, गांधीनगर, हाँ बोलो। गुज हाँ, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी ऑल्सो कॉल्ड गिफ्ट सिटी, ये बना है गांधीनगर में, अहमदाबाद के पास। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली इसको बनाने के पीछे का मेन पर्पस क्या है, मैं आपको ये पर्पस इनकम टैक्स के क्लास में भी समझाया, वहां पर भी बार बार आईएफएससी आता है। भूल मत जाओ सर, आईएफएससी को भूलो मत, क्योंकि आईएफएससी अभी तक तो पूरा पूरी ये रेडी नहीं हुआ है, मोटा मोटी धीरे धीरे बन रहा है। जिस दिन फुल फ्लेज में आ जाएगा ना, भारत दुनिया में लीड करेगा सर। ठीक है, ये भारत का फ्यूचर है, जिसका फ्यूचर ऑलरेडी चालू हो चुका है। इस एरिया में जो भी कंपनी लिस्टेड होते हैं या जो कंपनी यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करके जिनको जगह मिलता है, ये इंटरनेशनल कंपनीज को भी इंडिया में न्योता देता है। और बेसिकली ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का मतलब है कि बाहर का पैसा इंडिया में आएगा, जो एफआईआई का पैसा होता है ना, वैसा ही बाहर का कंपनी इंडिया में आके यहाँ पर अपना एक ऑफिस लेगा। ठीक है, सपोज किसी को 1000 करोड़ किसी फॉरेन कंपनीज के पास है, वो पैसा नॉर्मली वो इंडियन कंपनी में बाहर से लाके इन्वेस्ट करता था, बट हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम कहना चाहते हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के थ्रू से, ये सपोज मानो एक यूएसए का एक कंपनी है जिसका नाम है से फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड, एग्जांपल के रूप में। ठीक है, अब ये एक्स लिमिटेड यूएस से आके यहाँ पर एक अपना ऑफिस बनाएगा। ये क्या करने के लिए आ रहा है? ये इंडिया या इंडिया के बाहर जो भी बिजनेस करना चाहता है उनको फाइनेंस करेगा। यानी इनके पास 1000 करोड़ लेके ये इधर आएगा और ये 1000 करोड़ भारत के अंदर भी जिसको एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी करना है, बिजनेस सही देख के वो पैसा लगाएगा। जैसे मानो पेटीएम को पैसा चाहिए, फंडिंग देगा। फाइनेंस का मतलब वही होता है ना, जिसको चाहिए उसके लिए फाइनेंस है और जो डालेगा उसके लिए फंडिंग है ना। लोन के रूप में हो सकता है, इक्विटी के रूप में हो सकता है, फाइनेंस डिफरेंट रूप में हो सकता है, या तो इक्विटी फाइनेंस होगा या तो लोन फाइनेंस होगा। यही तो दो चीज होता है भाई, ओन कैपिटल और लोन कैपिटल है। ओन माने इक्विटी, लोन माने लोन, है ना। अब ये 1000 करोड़ लेके पैसा इंडिया के बाहर किसी कंपनी को भी दे सकता है। सपोज अफ्रीका में कोई कंपनी है जो अफ्रीका में अपना बिजनेस बना रहा है, जिसका नाम है मानो ए लिमिटेड। ठीक है, अब एक्स लिमिटेड ऑफ यूएसए इंडिया में 1000-2000 करोड़ लेके बैठा हुआ है। ये बहुत कम बोल दिया मैंने, ठीक है, 10,000 करोड़ है उनके पास। अब ये 10,000 करोड़ में से वो अफ्रीका में बैठा हुआ ए लिमिटेड को 50-100 करोड़ का फंडिंग करना चाहता है। ये फंडिंग पहले वो अमेरिका में बैठ से करता, लेकिन ये फंडिंग अभी अमेरिका के नाम पे नहीं होगा, ये बोला जाएगा कि भारत के नाम पे हो रहा है। किसके नाम पे हो रहा है? भारत के नाम पे। अफ्रीका की कंट्री को जो फंडिंग मिलेगा वो बोलेगा कि भारत से फंडिंग मिल रहा है, नॉट फ्रॉम यूएसए। बदले में ये जो इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है, वो इसी को मिलेगा, एक्स लिमिटेड को मिलेगा, लेकिन उस इंटरेस्ट अर्निंग पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या मिलेगा? और क्या होगा? देश के अंदर फाइनेंस का एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनेगा। ठीक है, ये एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम माने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहां पर पैसा पाने के लिए इनफ्लो आउटफ्लो दोनों होता जाएगा। इसमें इंडियन कंपनी भी काम करेगा, फॉरेन कंपनी भी काम करेगा, वो भी अपना मैन पावर यूज करेगा। और अच्छा, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट किसका होगा? इंडियंस का ही होगा।
वो थोड़ी ना अमेरिका से लाएगा लोगों को, वो बस अपर लेवल छोड़ के लोअर लेवल में, हाँ, प्लेटफॉर्म है एक, ठीक है। तो ये इकोसिस्टम बना के अल्टीमेटली इंडिया, जैसे सिंगापुर क्या करता है, सिंगापुर यही है, सिंगापुर का इकोनॉमी और किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऐसे फॉरेन कंट्रीज तो भाई जो भी कॉस्ट होता होगा बड़ा बड़ा कंट्रीज में इन्वेस्ट करने में, वो कॉस्ट कम हो जाएगा उसका, कॉस्ट भी कम होगा, मतलब बेसिकली यहाँ पर करके उनका प्रॉफिट और मैक्सिमाइज। ऑब्वियसली अगर मानो कि कोई फॉरेन कंपनी बांग्लादेश में किसी बिजनेस को फंडिंग करना चाहता है, वो अमेरिका में बैठ के बांग्लादेश का सिचुएशंस को कैसे समझेगा, और थोड़ी ना बिना देखे तुम किसी को फाइनेंस कर दोगे, ठीक है। तो अमेरिका में रह के बांग्लादेश में फाइनेंस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंडिया में रह के बांग्लादेश को फाइनेंस करना इजी है ना। एक तो नेबरिंग है, ऊपर से तुम आसानी से दूरबीन लगा के भी देख सकते हो। कहने का मतलब तुम इजीली साइट विजिट कर सकते हो। यहाँ का जो लोकल ऑफिशियल्स है वो तुम्हें बांग्लादेश का इकोनॉमी के बारे में एक प्रॉपर गाइडेंस एंड आइडिया दे देगा कि भाई देखो बांग्लादेश ऐसे है, बांग्लादेश का पैसा ऐसे जुगाड़ होता है, बांग्लादेश का इकोनॉमी को यहाँ का लोकल लोग ज्यादा समझेगा, ठीक है। तो इससे अमेरिकन का जो लोग यहाँ पर काम करने के लिए अपना कंपनी का पैसा लगाने के लिए आ रहा है, वो इन्वेस्टमेंट उसका और लॉजिकल इन्वेस्टमेंट होगा। ऐसा नहीं किया चलो बोल रहा है ग्रोइंग इकोनॉमी डाल देते हैं, अरे भाई तुक्का थोड़ी है ग्रोइंग इकोनॉमी के नाम पे कुछ भी। तो इसलिए ये कॉस्टिंग मैंने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी उसका लो हो जाएगा। प्रैक्टिकली बहुत फिजिबल एक कॉन्सेप्ट है। और क्योंकि भारत दुनिया में ग्रोइंग पावर है, इसके लिए भारत अभी दुनिया का हर बड़े कंट्रीज का एक हब बन रहा है कि चलो भाई भारत चलता है, वहां पर कंपनी बनाते हैं, मोदी तो बोल रहे हैं आओ, और आ रहा है। गिफ्ट सिटी तो मोदी के नाम पे ही हुआ ना। पहले हमारा निफ्टी कहाँ पर बेस होता था जानते हो, आपको प्राउड करना चाहिए। मैं फालतू में किसी का तारीफ नहीं करता, कुछ काम होता है तो बोलता हूँ, ठीक है। फालतू तारीफ करके क्या होगा। पहले हमारा निफ्टी का नाम होता था SGX निफ्टी। क्या होता था? SGX निफ्टी। माने हमारा निफ्टी को भी बिल्डअप करने वाला कंपनी सिंगापुर से हमें कंट्रोल करता था, इसलिए नाम के आगे SGX लगता था। उससे पहले भी हमारा निफ्टी का एक दूसरा नाम होता था, SGX से पहले भी एक नाम था, SGX से। सेंसेक्स का नाम अभी तो BSE सेंसेक्स है। अरे यार नाम कल बाद में याद आएगा, बोलता हूँ, मेमोरी में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम है कि अभी अभी हमारा निफ्टी में हमारा ही कंपनी का नाम है, भारत का ही नाम है, कि पहले SGX निफ्टी था, अभी गिफ्ट निफ्टी हो गया, ठीक है। तो इस चीज से क्या हो रहा है ना, इस चीज से अल्टीमेटली देश का ऑटोमेटिक एक अपना मैंने नाम हो रहा है, ठीक है। तो पहले सारा चीज या तो अमेरिकन कंपनी करता था या फिर इंडियन कंपनी करता था, ये प्रॉब्लम था पहले। मैंने सॉरी, सिंगापुर करता था, दुबई करता था, वो सिचुएशंस काफी बदला है। क्या हो गया? मेरे को ये रबर नहीं मिल रहा, समझ गए सर। तो ये होता है IFSC। तो आगे IFSC बार बार आता है सर, इनकम टैक्स में आता है, GST में आता है। IFSC देख के ना घबराओ नहीं, समझा करो कि IFSC है क्या। इवन लेटेस्ट में कैपिटल गेन के क्लास में भी मैंने आपको IFSC पढ़ाया, वही 111A पढ़ाने के टाइम, ठीक है। तो इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी सर, इन केस ऑफ सिक्योरिटीज बाय स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, उसके केस में कितना दिन में होना चाहिए? विद इन ए पीरियड ऑफ 60 days आफ्टर इनकॉर्पोरेशन अलॉटमेंट ट्रांसफर ऑफ ट्रांसमिशन। 60 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। अलॉटमेंट के 60 दिन, इनकॉर्पोरेशन के 60 दिन, ट्रांसफर या ट्रांसमिशन का भी 60 दिन। 60 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। पहले किसी के नाम पे था, बाद में किसी और के नाम पे हुआ, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। समझे सर? Yes. In case where the securities are dealt with in depository, the company shall intimate the details of allotment of securities to depository immediately on allotment of such securities. डिपोजिटरी से याद आया, हु इज डिपोजिटरी? इंडिया में 2 पॉपुलर डिपोजिटरी है, प्लीज बताओ, रोज बोलता हूँ। NSDL, CDS. थैंक यू सर, ऑनलाइन में भी जवाब आया मुझे। NSDL, CDSL। हम लोग जब स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट ओपन करते हैं ना डीमैट अकाउंट के थ्रू से, तो हमारा डीमैट अकाउंट ब्रोकर के पास नहीं होता है, हमारा डीमैट अकाउंट इनके पास होता है, ठीक है। तो भारत में जितना भी कंपनी बनता है वो डिपोजिटरीज के पास होता है, और भारत में सेबी का 2 विंग बोल सकते हो आप, वन इज कॉल्ड NSDL, अनदर इज कॉल्ड CDSL, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, ये दोनों इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर बोल रहा है सर, इन केस
where the securities are dealt within a depository, माने अगर शेयर डिपोजिटरी के थ्रू से हो रहा है, द कंपनी शैल इंटीमेट द डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज टू डिपोजिटरी। तो फिर अगर ट्रांसफर का प्रोसेस डिपोजिटरी के थ्रू हो रहा है तो कंपनी क्या करेगा, एनएसडीएल को या सीडीएसएल को बताएगा, एनएसडीएल या सीडीएसएल को बताएगा कि शेयर ट्रांसफर चेंज हो रहा है या ट्रांसमिशन हो रहा है इमीडिएटली ऑन द अलॉटमेंट ऑफ सच सिक्योरिटी। जैसे रिसेंटली मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ। रिसेंटली क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट पढ़ाता हूँ तो मेरे पास ना तो 2-3 कंपनी ब्रोकिंग फार्म का मैंने ब्रोकिंग कंपनीज का पार्टनर प्रोग्राम रहता है, ठीक है। वो मैंने इट्स लाइक कि अब रेफरल एजेंट बोल सकते हो, ठीक है। तो जब कोई स्टूडेंट्स अकाउंट ओपन करना चाहता है तो बहुत लोग बोलते हैं सर कहाँ ओपन करे बताइए, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ देखो कि मेरे को मैं जो अच्छा लगता है मैं उसके साथ बात करके, यहाँ पे कभी कभी कंपनी भी मुझे, मैं पहले खुद उसको यूज करता हूँ। जैसे मार्केट में तो कंपनी बहुत है, आप स्टॉक्स इज देयर, जीरोधा इज देयर, ग्रो है ना, बहुत सारे ऐड देता है। तो अगर कोई प्लेटफॉर्म मुझे ठीक लगता है तो मैं इसको खुद पहले यूज करता हूँ। जब मुझे यूज करके ठीक लगता है तो मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि सर ये अच्छा लग रहा है मुझे, आप चाहो तो ले सकते हो, मेरे पास भी पार्टनरशिप है कंपनी का, आप चाहो तो मेरे लिंक से भी कर सकते हो, ना इच्छा हो तो आप खुद से भी कर सकते हो, आई डोंट हैव। तो नॉर्मली तो स्टूडेंट बोलते हैं सर तो फिर आपके पास है तो आप ही लिंक दे दो, हम इजीली खोल लेंगे, मेरे को और लिंक के लिए कंपनी को कॉल करने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो और लिंक के थ्रू से क्या होता है, फटाफट सब कुछ आ जाता है तो लोग खोल लेते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली एक अपस्टॉक्स का ही मेरे पास रिसेंट पार्टनरशिप था, तो मैंने अपस्टॉक का एक अकाउंट के लिए दिया एक स्टूडेंट्स को, तो वो 1 हफ्ता से ट्राई कर रहा है अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करने के लिए, लेकिन उसका नहीं हो रहा है। तो मेरे को बोल रहे सर नहीं हो रहा है। अब मेरे को तो इतना टाइम नहीं बोलता कि मैं कंपनी से बात करो, ये करो वो करो। तो उसके और भी उसी सेम टाइम पे और भी 4 लोगों का हो गया, उसका नहीं हुआ। तो मैं उसको पूछा कि क्या ईमेल क्या भेजा, तो वो मेरे को एक ईमेल दिखाता है जिसमें मेरे को पता चलता है कि उसका अकाउंट सीडीएसएल ने रिजेक्ट कर दिया। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के कारण सीडीएसएल में जाके उसका प्रॉब्लम हुआ। तो फिर मैंने अपस्टॉक से बात किया, मैं बोला आप कॉल करो कॉल सेंटर में, मैं बात करता हूँ। तो मैं अपस्टॉक से बात किया तो अपस्टॉक मेरे को बोला सर ये सीडीएसएल का इश्यूज है। तो मैं बोला इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बोले आपको कुछ नहीं करना है, ये प्रॉब्लम ब्रोकर सेटल डाउन करेगा, माने अपस्टॉक्स विल सेटल्ड विथ सीडीएसएल, पब्लिक का डिपॉजिटरीज के साथ कोई लेन देन नहीं होता है। मैंने मैं जाके सीडीएसएल में या सीडीएसएल के ऑफिस में जाके नहीं बोलूंगा कि ये प्रॉब्लम हुआ है, जो भी होगा अपस्टॉक्स बोलेगा, समझे सर। तो बोले सर ये हम लोगों का प्रॉब्लम है, हम लोग बहुत जल्दी इसको शॉर्ट आउट करेंगे, आप प्लीज थोड़ा पेशेंस इतना दिन रखें और 4 दिन रखिए। तो कल मेरे को मैसेज किया सर हो गया, मैं बोला, चलो वेल डन, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है, ये सब रियल लाइफ इश्यूज है, होता है। तो इससे और एक चीज प्रमाण चला कि जब हम लोग ब्रोकिंग डिमैट अकाउंट ओपन करते हैं, उस डिमैट अकाउंट के सारा डिटेल्स किसके पास होते हैं, डिपोजिटरीज के पास, सीडीएसएल या एनएसडीएल के पास होते हैं, ठीक है। ये सब जितना प्रैक्टिकली काम करोगे ना सर, इतना चीजें आसान लगेगा। अब तुम सोचो कि अगर किसी ने कभी ये एनएसडीएल सीडीएसएल के बारे में सुना नहीं और ये 4 लाइन पढ़ रहा है, जस्ट इमेजिन 2 मिनट के लिए, in case where securities are dealt in depository, the company shall intimate the details allotment of security to depository immediately to allotment of such securities। तुम जस्ट इमेजिन करो 2 सेकंड के लिए कि तुमने कभी भी ये डिपोजिटरी वर्ड का मतलब नहीं समझा, तो तुम इस लाइन का क्या मतलब निकालोगे। सोचो जरा, अभी मैंने तुमको 4 कहानी सुना दिया एक डिपोजिटरीज के ऊपर, अब शायद तुमको इसको याद रखना काफी कंपेरेटिवली इजी हो गया, शायद मेरे जितना इजी नहीं हुआ पर इजी हुआ, है ना। जस्ट इमेजिन करो 2 मिनट पहले अब कभी डिपोजिटरी क्या होता है कभी नहीं सुना, या फिर ये कोई एंटिटी होता है, कोई सोचेगा बैंक डिपॉजिट है क्या, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, ठीक है, पता नहीं होगा, लिखा है तो पढ़ लेते हैं। अब स्कूल कॉलेज लेवल में लोग ऐसे ही पढ़ते हैं और उस नॉलेज को लेके बंदा काम करने जाता है, क्या काम मिलेगा उसको? क्या कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता, मास्टर डिग्री में पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ा जाता है, सेम टॉपिक रहता है। लेकिन एक डिपोजिटरी का मतलब के पीछे इतना समय कौन देता है, लेकिन आप लोगों को देना पड़ेगा, वो लोग नहीं देगा, आपको देना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊंगा, एक चैप्टर है आप लोग ऐसे डिपोजिटरी के ऊपर, फिर हाँ हाँ इसके बाद ही है, ठीक है। आपको चैप्टर होता है, आपका पूरा एक टॉपिक होता है डिपोजिटरी के ऊपर। देखो मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, ठीक है, इंडियन सेंट्रल सिक्योरिटी डिपोजिटरी बेस्ड इन मुंबई,
ये 1996 में बना, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी डिपॉजिटरी इन इंडिया विद नेशनल कवरेज। इसके पास क्या होता है, डिमैट अकाउंट होल्ड होता है। अभी इसके पास 398 लाख करोड़ या 4.7 ट्रिलियन का डिमैट अकाउंटिंग होल्डिंग है। इंडिया का जीडीपी इतना नहीं है शायद, अच्छा उसका तो डॉलर में है, ये 4.7 ट्रिलियन डॉलर में है। दिस इज एनएसडीएल। इसका एक भाई है जिसका नाम है और ये सीडीएसएल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है। इसका देखो, उसका तो 4.7 ट्रिलियन डॉलर था, इसका 37.2 ट्रिलियन है रुपीस में, ठीक है। 580 डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स है इसका, माने ब्रोकर। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स माने ब्रोकर, समझे क्या होता है डिपोजिटरी? प्लीज थोड़ा आइडिया करो कौन कौन होता है ऐसे कंपनी में, आगे जाके आपको काम करना पड़ेगा। ये देखो थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, आगे चैप्टर में और डिटेल्स बोलूंगा। 1999 में ये सीटीएसएल का ऑफिस है, ये सेबी का ऑफिस है। In 1999, CDSL received certificate of commencement of business from SAB. On 30th June 2017, CDSL was listed on the National Stock Exchange through initial public offer, making it the first depository in Asia Pacific region and only second depository in the world to get listed. Stock market में listed होने वाला पहला depository company, second depository company है। शायद पहला वाला मे बी अमेरिका में होगा, मे बी, मेरे को एक्जैक्टली भी पता नहीं है। CDSL was initially promoted by BSE, पहले इसको BSE नहीं प्रमोट किया था, मैंने BSE का ही एक सब्सिडियरी के रूप में आया था। बाद में इसका शेयर होल्डर बना BSE, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, पराग पारिक म्यूचुअल फंड्स एंड HDFC बैंक एज वेल एज LIC। इतना सारा लोग शेयर होल्डर है उसका, और आज भी वो लोग मैनेज करते हैं CDSL को। ये जो लोग CS का पढ़ाई कर रहे हो ना, जो कंप्लायंस रिलेटेड काम होता है आप लोगों के लिए, ये सेबी या सेबी रिलेटेड ये सब जो काम है CDSL NSDL में, ये CS लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी कि आप उधर जा सकते हो। रिसेंटली एग्जीक्यूटिव पास आउट स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट है 2 जन का, जहाँ अगर इंटर्नशिप करना है तो बोल सकते हो सर, इसका एग्जीक्यूटिव क्लियर होगा, ऐसा कोई अगर है नजर में इमीडिएटली तो बोल सकते हो। स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी का ही काम है सारा, ये सब NSDL CDSL रिलेटेड ब्रोकर के साथ जितना काम होता है ये काम करना है। स्टाइपेंड देगा 10,000 से 12,000, 2 साल का पूरा ट्रेनिंग जो है पूरा मिल जाएगा। हाँ हाँ 2 साल का तो 1.5 साल हो गया। नहीं, 6 महीने का पढ़ाई करने के बाद और बाकी 1.5 साल 6 महीने के बाद, मैंने 6 महीने देखे वो फाइनल में बैठ जाएगा। मैंने इंटर के बाद 6 महीने काम करने के बाद वो फाइनल में कभी भी बैठ सकता है। यही है CMA का फर्स्ट। हाँ वो 1.5 साल कंप्लीट करना पड़ेगा, एग्जाम में बैठ सकता है। उसके बाद वो ट्रेनिंग के साथ साथ वो बाकी जो जॉब पीरियड है उसको फुलफिल करना पड़ेगा, जो भी है। चलो, A request for transfer of shares has been received by IntSwift Pharma Labs Limited in form SH4। एग्जाम्पल दे रहा है एक कंपनी का नाम से। A request for transfer of shares has been received by IntSwift Pharma Labs Limited in form SH4 along with instrument of transfer। Instrument माने क्या होता है? Documents। On 25th November 2022, the company shall deliver the certificate to that effect by 24th December 2022। ये कहां से आया? ये जो अभी हम लोगों ने डेट का अलग अलग चीजें पढ़ा ना, उसी से ये पॉइंट यहाँ पर आया कि अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि अगर 25 नवंबर को ये रिक्वेस्ट डाला है ट्रांसफर के लिए तो फिर कितना दिन के अंदर उसको कर लेना चाहिए। ट्रांसफर का मैटर है तो आपको स्टार्टिंग में ही 2 महीने का चीज बोला है ना, इन केस ऑफ एनी अलॉटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। तो इस केस में क्या था? 25 नवंबर 24 दिसंबर, 1 मंथ। माने कौन सा केस लागू हुआ बोले तो ये वाला केस लागू, इन केस ऑफ ए ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, इन केस ऑफ ए ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, ये वाला केस लागू हुआ। अब एग्जाम में तुमको अगर ऐसा पूछ लिया, अगर तुमको डॉक्यूमेंट, तुमको अगर डिवेंचर पूछता तो तुमको 6 महीने के बाद का डेट बताना होता। अगर तुमको IFSC रिलेटेड कंपनी बोलता तो 60 डेज का हिसाब करके बताना पड़ता। अगर तुम्हें सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम का केस बोलता तो 2 महीने का हिसाब इनकॉर्पोरेशन से देता। अगर तुम्हें अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज शेयर का बात करता तो अलॉटमेंट से 2 महीने का बात करता।
और अगर तुम्हें ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज का बात करता तो 1 मंथ ऑफ इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन का बात करता। अगर तुम्हें एक एक चीज के पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जाके तुम वो एग्जाम्पल पढ़ के आंसर दे सकते हो। अच्छा, छोड़ो उसको, छोड़ो, तुमको अल्टीमेटली जानना एग्जाम में कुछ भी पूछता है, ठीक है। पेनल्टी, अगर प्रॉपरली कोई चीज नहीं करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, लायबल, डिफॉल्ट एंड पेनल्टी। कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, ठीक है, इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 to 5 to सेक्शन 56, ठीक है, मैंने 56 ऐसे पढ़ोगे, सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 to 5 के बीच में अगर आप कोई भी काम को ठीक से नहीं करते हो, या तो आप कंपनी हो या फिर कंपनी के अंदर काम करने वाला ऑफिसर, नॉर्मली ये सब काम कंपनी के अंदर जो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा होता है, ठीक है। पेनल्टी कितना लग जाएगा, 50,000 का, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो भी गलती करोगे 50,000 का पेनल्टी लगेगा, कंपनी को भी और ऑफिसर इंचार्ज को भी। सिंपल बात है सर। वैसे ये सीएस का क्या खेल है, मैं इसको एक बार नॉर्मल तरीके से समझने का कोशिश किया था, ठीक है, कि भाई ये सीएस करता क्या है। तो मैंने एक चीज देखा कि बचपन में माँ बाबा घर पे डिसिप्लिन सिखाता था, ठीक है, कि कैसे जिंदगी बिताना चाहिए, घर का कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कैसे सबको फॉलो करना चाहिए, जैसे कुछ बेसिक चीजें। जैसे नॉर्मली हम लोग बाथरूम तो घुसते हैं बट बाथरूम का लाइट बंद नहीं करते, मैच करे तो बताना। घर पे पंखा चल रहा है, स्विच बिना बंद करे हम लोग बाहर घूमने चले जाते हैं, पंखा चलता रहता है, ठीक है। शाम को घर पे वापस आने का एक टाइम पीरियड होना चाहिए, 7 बजे तक बच्चे को घर आ जाना चाहिए, बट हम लोग 8 साढ़े 8 बजे तक बाहर घूमते रहते हैं। ये सारा चीजें घर का जो कॉम्प्लायंस है ना उसको तोड़ रहा है, ठीक है, जिसमें माँ पापा गुस्सा होते हैं। घर पे अगर बड़े बुजुर्ग कोई हैं उनके सामने अगर ये चीज बार बार हो रहा है तो बार बार पापा को बोलेगा या माँ को बोलेगा कि बच्चा लोग बिगड़ रहा है, आप लोग कैसे बच्चा पाल रहे हो, आप लोगों को तो ऐसा शिक्षा नहीं दिया। बेसिकली दे आर गवर्नमेंट, दादा दादी नाना नानी जो होते हैं दे आर लाइक अ गवर्नमेंट, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। और ये जो माँ पापा ये लोग है ना, दे आर लाइक डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरीज एटसेट्रा, ठीक है। और ये जो बच्चा लोग है ना, दे आर लाइक कंपनी एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स एंड दिस काइंड ऑफ लोग, ठीक है। तो ये लोग गलती करें तो कंपनी का जो मेन बंदा है उनको सुधर लेना चाहिए, जब ना सुधरे तो वो पेनल्टी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो कंपनी सेक्रेटरी का काम यही होता है कि सब चीज डिसिप्लिन में चले, एज पर रूल्स चले, नाना नानी दादा दादी का बना हुआ रूल्स पे पूरा काम फॉलो हो जाए। जब ना हो तो पेनल्टी भुगतना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा। कुछ समझे, गलत तो नहीं बोला, एग्जैक्टली यही चीज है। घर संभालना इतना आसान काम नहीं है सर, सीरियसली। आजकल के डेट पे तो और खराब हो रहा है। माँ फोन चला रहे, बच्चा को दूध पिलाते पिलाते फोन पे नजर चला गया, फेसबुक भी क्या रील चल रहा है, ठीक है। बच्चा को दूध खिला रहे, बच्चा मानो नीचे गिर गया, दूध का बॉटल पकड़ा हुआ है, बच्चा नीचे कहीं गिर के रो रहा है, माँ यहाँ रील चल रहा है। मैं रास्ते में कितना बार देखा, बाइक में बैठा हुआ है माँ के साथ बच्चा गोद में लेके, बाइक में बैठे बैठे माँ मोबाइल चला रहा है, पापा गाड़ी चला रहा है, छोटा सा बच्चा गोद में, या जोर से जोर एकदम 1-2 साल का होगा, बाइक के बीच में है, उसके तरफ कोई नजर नहीं है, ठीक है, फोन चला रहे। ऊपर से साइड में जैसे साड़ी पहनते हैं तो साइड में बैठना पड़ता है ना, वो तो और डेंजर है। बोलो, अब ऐसे इसको क्या सिखाए फिर, कौन सा कंपनी सेक्रेटरी भेजे इनके लिए। Liability of depository, subsection 7, where any depository or depository participant, depository और participant अभी बता रहा था आपको, देखो तो मैंने बात करो ऐसे और ऑटोमेटिकली काम आ जाए, इसको बोलते हैं मजा, ठीक है। हम लोग इतना सोच समझ के, तो आप लोगों को पता है सर, मैं एकदम रेडी होके कि क्या पढ़ाऊंगा ऐसा नहीं सोचता हूँ, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते जो दिमाग में आता है बोलता रहता हूँ। देखो अभी मैं आपको क्या बोला कि सीडीएसएल के पास 580 डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, जस्ट मैंने आपको अभी बोला, बोलते बोलते आ गया, बंदे का नाम लिया, बंदा हाजिर। ऐसा करने से बहुत बड़ा मजा आता है, जब ऐसा हो जाता है, अरे वाह,
कोइंसिडेंट ही है बट अच्छा लगता है. Where any depository or depository participants with an intention to defraud. Now point to be noted, depository कौन है? NSDL CDSL. Depository participants कौन है? They are like broking house. जैसे हम लोग पार्टिसिपेंट नहीं है, हम लोग तो बस ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, ठीक है. वी आर नॉट पार्टिसिपेंट. हम लोग मार्केट पार्टिसिपेंट है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट नहीं, ठीक है. इनको बोलते हैं डीपी. क्या बोलते हैं इनको? डीपीज ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है. तो where any depository or depository participant with an intention to defraud a person has transferred share, it shall be liable under section 447 along with the liability mentioned under the Depositories Act 1996. माने अगर कोई ब्रोकिंग कंपनी माने बेसिकली डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स किसी शेयर होल्डर को डिफ्रॉड करता है, माने बेसिकली उसके साथ कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करता है शेयर ट्रांसफर को लेके, उसका शेयर मार लेता है या फिर शेयर है पर दिखाता नहीं है, ऐसे बहुत सारा केस कई बार हो जाते हैं, ठीक है. बिना पूछे शेयर को मॉर्गेज करके लोन ले लिया, ठीक है, बंदे को शेयर नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ केसेस घोटाला हुआ है, ठीक है. जैसे एक कंपनी है, मैं कभी दिखाऊंगा आपको, बॉम्बे में एक ब्रोकिंग फर्म था, उसका नाम था अनुराग स्टॉक ब्रोकिंग बोर्ड के. इन्होंने कितना शेयर होल्डर को डिफ्रॉड किया था, ठीक है. आप पागल हो जाओगे सर, पागल मत बनाओ हम लोग. अरे सर ये बात करने का एक बस ऐसे नॉर्मल तरीका है, भाई सुन ले पागला वही जल्दी बांग्ला में, तो ठीक है पागला वही ऐसे बोलते हैं ना. हाँ तुम्हें तो पता है, तुम तो सुनता होगा ये सब चीजें. पागला वही देख पागला कैसे होता है. अनुराग स्टॉक ब्रोकिंग, ये देखो, ये थोड़ा पुराना बात है, बहुत नया नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा लिखने के टाइम पे गूगल नहीं दिखा पा रहा था. मार्च 2021 में द रेगुलेटर माने सेबी हैड इम्पोज्ड फाइन ₹90 लाख on Anurag stock for misusing client funds and making incorrect reporting to stock exchange. The order followed a joint investigation of SEBI, BSE, NSE and CDSL between April 17 and 18. समझे? बहुत कुछ होता रहता है सर, ठीक है, बहुत कुछ होता रहता है. इसलिए क्या बोला, वेयर एनी डिपोजिटरी और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स लाइक ब्रोकिंग फर्म जैसे कि अनुराग स्टॉक ब्रोकिंग जैसे with an intention to defraud a person has transferred share, it shall be liable under section 447. 447 कंपनीज एक्ट में एक किस चीज का सेक्शन है, फ्रॉड का सेक्शन है, ठीक है. along with the liability mentioned under Depositories Act 1996. माने 447 जो कंपनीज एक्ट का रूल है वो तो आप पे लागू होगा ही, उसके साथ साथ 1996 का जो डिपोजिटरी एक्ट है माने एनएसडीएल सीडीएसएल का जो एक्ट है उसके तहत भी जो लायबिलिटी होगा वो भी आप पे लागू. जैसे कोई गलती करने से उस पर केस लगता है ना, चार्जेस लगता है, तो ये चार्जेस कहाँ से लाएगा? हाँ बोलो सर. একটা ওই যেটা ওই মানে সিভিল একটা সেকশন লাগায় 447 টা কোম্পানি লয়ের মানে কোনো ক্রিমিনাল এ থাকলে সেটাতে লাগায় না 447 কোম্পানি লতে কোনো ফ্রড করলে সেটা লাগে. এগুলো সবই সিভিল কেস হয়, এগুলোতে ক্রিমিনাল কেস হয়, এগুলোতে ক্রিমিনাল কেস খুন মার্ডার এইসব ফালতু কেসে হয়. মানে ক্রিমিনাল বলতে যায়নি, মানে একটাতে ফাইন হয় আর এই 447 এ তো ইমপ্রিজনমেন্ট হয়. हाँ हाँ 447 लागू होने से जेल हो जाएगा. वेरी गुड सर. नॉर्मल केस में, ज्यादातर केस में फाइन होता है. ऋषभ ने अच्छा पॉइंट बोला, 447 में जेल हो जाता है, 7 साल का सजा है मैक्सिमम, ठीक है. विद द अब यहाँ पर एक नोट भी दे दिया, द विद द डिमैटेरियलाइजेशन प्रोसेस माने डीमैट प्रोसेस बिकम ए नेसेसिटी इन केस ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज. आजकल क्या हो गया, अगर कंपनी अनलिस्टेड भी है, अनलिस्टेड बने मार्केट में, लिस्टेड का मतलब होता है शेयर मार्केट लिस्टेशन, लिस्टेड सब का मतलब है शेयर मार्केट. जैसे इंडिया में अभी दो कंपनी है, सॉरी दो एक्सचेंज है, बीएसई एंड एनएसई, जहां पर शेयर को आप लिस्टिंग कर सकते हो. एक और भी है सीएसई. सीएसई माने कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज. वी आर वेटिंग फॉर दी सीएसई फिर से वो मार्केट में एक्सचेंज का फुल फ्लेज काम करे, बट अभी सीएसई का सारा शेयर, मैक्सिमम शेयर बीएसई के पास है. तो जो कंपनी कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगा, अभी तक पुराना जो हो गया, नया कुछ प्रोसेस नहीं चल रहा है, बट इंडिया में ये अभी भी एक्टिव है. ये जानकारी के लिए बोल दिया मैं आपको, ठीक है. कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज बंद नहीं हुआ है, इट्स एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज. मैंने इसको मतलब मार नहीं दिया गया, अभी भी जिंदा है. जरूरत पड़ने से थोड़ा फू मार के जिंदा किया जा सकता है.
लेकिन क्यों बोला, क्योंकि और भी स्टॉक एक्सचेंज था, लाइक जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज, हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज, कानपुर स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, पटना स्टॉक एक्सचेंज, ऐसा और भी कंपनी था। सभी स्टॉक एक्सचेंज को बंद कर दिया गया, एक्सेप्ट कैलकाटा को रख दिया गया। पता नहीं क्या इसका चिंता क्या है, अभी तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे बोला था 2024 में करेगा, बट अभी तक तो कुछ सुना ही नहीं दिया सेबी की तरफ से कि ऐसा कुछ, मैंने बोला था लास्ट ईयर, बोला था कि वो लोग रीप्लान कर रहा है कि कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज को वापस करेगा। माने अगर कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज आ जाए तो कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेड चालू होगा, जैसे बीएसई एनएसई के थ्रू से होता है। अगर आप लोग ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू से ट्रेडिंग करते हो कभी, अगर ना भी किए हो कि घर पे कोई तो करता होगा, जब करता है ना प्लीज उनका ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म देखना, पूर्णिमा दीदी का ही देख लेना तू, ठीक है, कि क्या करता है थोड़ा दिखा, ठीक है। तो उसको जब वो करता है पूछना कि भाई शेयर जब खरीदता बेचता है कैसे खरीदता बेचता है, ठीक है। तो देखना वहां पर जब वो बाई करेगा सेल करेगा, वो ब्रोकर प्लेटफॉर्म में ना वो ऐसे करके होता है। सपोज तुम ऐसे टीसीएस का शेयर खरीदने जाते हो, तो टीसीएस का शेयर का मानो 4,000 का दाम चल रहा है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब वहां पर एक बाई बटन और एक सेल बटन होता है, ऐसा करके। अब जैसे तुम बाई बटन में क्लिक करोगे, ठीक है, तो तुम्हारे सामने ना दो ऑप्शन आएगा, बीएसई या एनएसई, ऐसा करके दिखाएगा। तो अगर तुम अपना शेयर को बीएसई के थ्रू से बाई सेल करना चाहते हो तो बीएसई चूज करो, अगर एनएसई के थ्रू से बाई सेल करना चाहते हो एनएसई चूज करो। सर कोई भी चूज कर सकते हो, दोनों ही एक्टिव स्टॉक मार्केट ब्रोकिंग एक्सचेंज है, नो इश्यू विद दैट। बट ज्यादातर लोग आजकल एनएसई को चूज करता है, बट स्टिल बीएसई इज फुल रन, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने कुछ अंदर का बात है, मैं अभी उसमें बात नहीं करना चाहता, लेकिन यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। हाँ, एनएसई ज्यादा सिक्योर माना जाता है, ठीक है। बीएसई कंपेरेटिवली थोड़ा कुछ फ्रॉड केस पहले उसका हुआ है, ठीक है, इसलिए हाँ, एक आध केस, क्योंकि वो जब वो, ठीक है, वो हर्षद मेहता का केस जब बना था, ठीक है, तो उसमें बीएसई अंदर से शामिल था, ठीक है। अगर पहले एनएसई तो था ही नहीं, एनएसई तो 90 के बाद आया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोल के कोई एक्सचेंज था नहीं, ये बीएसई ही भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है अलॉन्ग विद कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज। तो ऐसा होना चाहिए तो बीएसई को होना चाहिए था, सीएसई को रहना चाहिए था, बट सीएसई बेसिकली इनएक्टिव, मैंने एक्टिव होके भी इनएक्टिव है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का कोई पिक्चर में ही नहीं था वो। इसको बनाया गया ताकि इस तरह का फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी जो अंदर से मैनिपुलेटिव टेक्निक काम करता है, जब प्राइवेटाइज इतना ज्यादा हो गया था, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव हो गया था, तो बीएसई का वो मैनिपुलेशन या मोनोपोली को खत्म करने के लिए एनएसई को लाया गया, और जब से एनएसई लाया गया तब से बीएसई का वॉल्यूम धीरे धीरे गिरता रहा। आज भी अगर तुम मार्केट में कंपनी का रजिस्ट्रेशन देखोगे, बीएसई के पास कम से कम 5,000 प्लस कंपनी रजिस्टर्ड है, एनएसई के पास हार्डली 2,500 प्लस कंपनी रजिस्टर्ड है, क्योंकि बीएसई में बहुत पुराना पुराना कंपनी है आज भी है, ठीक है। एनएसई बाद में आया, उसके पास हार्डली 2,500 से 3,000 कंपनी लिस्टेड है। ऐसे आजकल जो भी कंपनी आ रहा है वो दोनों जगह में लिस्टेड होता है, लेकिन जो पुराना बात है, जब 1884 1880s का बात है, जब ये बीएसई बना था, कहा जाता है कि एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज या तो बॉम्बे है या तो टोक्यो है, कौन पहले है इसको लेके थोड़ा वाद विवाद है। टोक्यो बोलता है हम पहले हैं, बॉम्बे बोलता है हम पहले हैं, बट ओके इट्स ओके, इट्स हेल्दी कंपटीशन, ठीक है। जैसे हिंदुस्तान एम्बेसडर, कोई बोलता है कि हिंदुस्तान एम्बेसडर एशिया का पहला 4 व्हीलर कंपनी है, कोई बोलता है नहीं टोयोटा है, मुझे तो लगता है टोयोटा ही है, अंदर से पता नहीं, भले ही हिंदुस्तान मोटर हम लोग का पहला कार है, बट इट्स हेल्दी कंपटीशन कि कम से कम हम लोग भी फर्स्ट 4 व्हीलर ऑफ एशिया में काउंट होते हैं। कंट्रोवर्सी है इसमें देखें। तो क्या कहता है कि आजकल डीमैट प्रोसेस मैंडेटरी है, डीमैट प्रोसेस मैंडेटरी है फॉर कौन से कंपनीज के लिए, अगर अनलिस्टेड कंपनीज है उनके लिए भी आजकल डीमैट आ गया है, ठीक है। विद द डिमेटेरियलाइजेशन प्रोसेस बिकम ए नेसेसिटी इन केस ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, दे आर रिक्वायर्ड टू डिमेटेरियलाइज ऑल ऑफ देयर सिक्योरिटीज एज पर रूल 9A ऑफ द, याद रखना सर, बहुत वाइटल रूल है। क्यों बोलो तो लिस्टेड कंपनीज को तो डीमैट खोलना ही पड़ता है, लेकिन अनलिस्टेड को डीमैट खोलना पड़ता है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को, ये थोड़ा अनोखा बात हो गया ना। तो ये रूल 9A ऑफ कंपनीज रूल 2014 एंड प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज ने पास रूल में ये चीज बोला गया, द चांस ऑफ फॉर्जरी आर वेरी थीन और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। फॉर्जरी माने वही फ्रॉड करना, ठीक है, किसी के नाम पे शेयर है ही नहीं उसके नाम पे शेयर दिखाना, ठीक है, बहुत फ्रॉड होता है सर। एक झूठा कंपनी बना के, झूठा बिजनेस दिखा के
सरकार का टैक्स मारना बहुत कम होता है, ठीक है। मैंने वास्तव में कोई कंपनी है ही नहीं, लेकिन शेयर होल्डर पे शेयर होल्डर दिखा जाता है, ऐसा बहुत केस होता है, ठीक है। तो ये सब चीज बहुत कम हो जाता है। या फिर किसी से किसी का शेयर ट्रांसफर हुआ, वास्तव में हुआ ही नहीं, लेकिन दिखा रहा है शेयर ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। लॉट्स ऑफ थिंग। अब जितना समय जाएगा आप लोग और एक्सपीरियंस के साथ जानोगे कितना फ्रॉड होता है। तो इसलिए डीमैट करने से ये सब फ्रॉड या फॉर्जरी बहुत कम हो जाता है। The provisions contained in section 447 which describe punishment of fraud are stated in earlier. हम लोग प्रोस्पेक्ट एंड डेवलपमेंट सिक्योरिटीज में इसके बारे में पढ़े हैं। जो लोग प्रोस्पेक्टस का क्लास मिस किए हो प्लीज मेरे को बोलना, मैं उसको अभी रिसेंट क्लासेस जो है शेयर करूंगा। पनिशमेंट फॉर पर्सनेशन ऑफ शेयर होल्डर, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है। सेक्शन 57 पर्सनेशन ऑफ शेयर होल्डर, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ एनी पर्सन डिसीटफुली पर्सनेट्स एज एन ओनर ऑफ एनी सिक्योरिटी, माने बेसिकली जो तुम्हारा नहीं है उसको अपना बोलना। अरे भाई जो तेरा नहीं है उसको क्यों अपना बोलता है, ठीक है। इफ एनी पर्सन डिसीटफुली पर्सनेट्स एज एन ओनर ऑफ एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन ए कंपनी, ठीक है, और एज एन ओनर ऑफ एनी शेयर वारंट और कूपन इशूड इन पर्सन्स ऑफ दिस एक्ट and thereby obtained or attempts to obtain any such security or interest or any such share warrant or coupon or receive attempts to receive any money due to any such owner, such person shall be punishable. शेयर वारंट क्या होता है? कंपनी शेयर वारंट इशू करता है, उसको इशू करता है, इट्स लाइक अ फाइनेंशियल एसेट्स। जैसे कंपनी शेयर इशू करता है ऐसा शेयर वारंट भी इशू करता है। नॉर्मली कंपनी किसी शेयर होल्डर को शेयर वारंट इशू कर सकता है। शेयर वारंट इज लाइक कि फ्यूचर में आज मेरे कंपनी का कोई शेयर चल रहा है, मैं वो शेयर आपको लिख के दे दिया, ठीक है, कि भाई ये मेरा कंपनी का शेयर अभी ऐसा है, आप 5 साल बाद मेरे पास आके ये शेयर वारंट को रिडीम कर सकते हो। तो जो बंदा वो वारंट लेके आएगा उसी को मैं कंपनी का जो एज पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस शेयर के बदले जो भी वैल्यूएशन होता है मैं आपको रिडीम करके दे दूँ। इट्स लाइक अ शेयर वारंट। तो मैंने बेसिकली मेरे नाम पे कुछ है नहीं, पर मैं मेरे नाम पे दिखा के फिर बाद में रिडेम्पशन करने पहुंच जाता, ये तो फ्रॉड हो गया ना, ठीक है। तो वही चीज बोल रहे कि अगर आप डिसीटफुली पर्सनेट एज एन ओनर ऑफ एनी शेयर और सिक्योरिटी और डिवेंचर इंटरेस्ट इन ए कंपनी एज एन ओनर ऑफ एनी शेयर वारंट और कूपन इशूड इन पर्सन्स ऑफ दिस एक्ट thereby attempt to obtain any such security or interest or any such share warrant or coupon or receive or attempts to receive, या तो रिसीव करते हो या तो रिसीव करने का कोशिश करते हो जो तुम्हारा नहीं है उसको अपने नाम पे, एनी मनी ड्यू टू एनी सच ओनर, कोई ड्यू है जो तुम अपने नाम पे क्लेम करते हो, सच पर्सन shall be punished. Imprisonment for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 3 years. किसी और का चीज को अपने नाम पे क्लेम करने का सजा क्या है? कम से कम 1 साल का जेल और मैक्सिमम 3 साल तक एक्सटेंड हो सकता है गुने के ऊपर, उन्हें कितना लेवल का तुम वो कर रहे हो, ठीक है। जैसे ऐसे बहुत केस होता है कि किसी का अपना कोई है, उसका डीमैट अकाउंट था, वो उसका किसी तरह से डेथ हो गया या तबीयत खराब है, किसी ना किसी तरह से कोशिश करते हैं कि इसका सारा शेयर मेरे नाम पे हो जाए, ठीक है। एक्चुअली उसके नाम पे होना पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं, सपोज मैंने पहले बहुत होता था, आजकल ये सब बहुत कम हो गया है। सपोज मेरे नाम पे कुछ शेयर्स है, मान की तेज मेरा कुछ रिलेटिव्स या समथिंग कुछ लगता है, या फिर मेरा ब्रोकर है, ठीक है, या फिर मेरा सारा फंड इसके पास था। अब मेरे फैमिली में किसी को पता ही नहीं है शेयर वगैरह होता क्या है, ठीक है। अब तेज देख रहा है भाई यही तो सोने पे सुहागा है, किसी तरह से अगर मैं इनका सारा शेयर अपने नाम पे ट्रांसफर कर दूं, घर वाले को तो कभी पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि घर वाले को पता ही नहीं है, क्योंकि शेयर के बारे में हमारे देश में कितना लोगों को एक्चुअल नॉलेज है बताओ मुझे। घर पे गोल्ड का क्या है वो सबको पता होता है, नॉर्मल आम आदमी को, महिलाएं लोगों को नॉर्मल, ठीक है। गोल्ड का पता है, बैंक में एफडी का पता है, पोस्ट ऑफिस में कुछ पैसा जमा है तो पता है, शेयर में पैसा जमा है और मानो कि मैंने कभी मेरे फैमिली को बोला ही नहीं, ठीक है, प्रॉपरली। ऐसे बहुत लोग होते हैं थोड़ा अड़ियल टाइप का, क्या करते हैं नहीं बोलेंगे, ठीक है, पूछने से तुम औरत लोग अपने तरह रहो ना, तुमको क्या है, हम क्या कर रहे हैं। ऐसे हैं सर हमारे देश में, ऐसे सो कॉल्ड मर्द बहुत है, जो अपने आप को मर्द तो कहलाते हैं बट कहलाने लायक नहीं है। डोंट माइंड, ठीक है, सब कुछ बोलना चाहिए ठीक है। मेरा मानना है कि भाई हस्बैंड को वाइफ को सब बताना चाहिए, सब इन द सेंस एटलीस्ट जितना होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं नहीं नहीं हम बताएंगे नहीं, क्या होगा, हम लड़का लोग हैं, हम सारा दिन बाहर क्या करते हैं तुमको क्या है जान के। ऐसे लोग होते हैं कि नहीं होते हैं, मुझे बताओ। डोंट टेक इट पर्सनली बट मैं आपको एक सीरियस बताया कैसे होता है। तो इसी तरह कोई मर्द होगा, कोई लड़का होगा, बोला नहीं फैमिली को। अब मानो तेज, मैंने मैं अपने आप को ही बोला एक्चुअली,
ठीक है। अब तेज मेरा फंड मैनेजर था, ये कोशिश कर रहा है कि भाई इसका तो कम से कम 10-20 लाख निकल जाएगा यहाँ से, अगर देखते हैं अगर मिल जाए तो। इसी तरह नॉमिनी में अपना नाम बता नहीं सकते किसका, जो भी ब्रोकर जैसे हम हुआ। हाँ वो किसी तरह से, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट तुम ही फिलअप करते हो, ठीक है। तुम अपने आप को लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हो, माने कुछ ना कुछ तोड़ तुम निकाल लेते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली गलत है ना सर, उस पर आपका अधिकार ही नहीं है, वो उसके फैमिली का होगा, उसको पता नहीं है, इसका फायदा लोगे आप, इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। कितना कितना दिन का जेल हो जाएगा मिनिमम 1 साल का। फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज बट विच मे एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज, ठीक है। तो इम्प्रिजनमेंट कम से कम 1 साल, मैक्सिमम अप टू 3 साल, फाइन मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख। हाँ बोलो, दर्श कुछ बोल रहा है। अरे यार, जो फाइन और ये जो साल कितना जेल होगा, ये क्या ऑप्शन होता है या दोनों करना पड़ता है? सर यहाँ पर देख क्या लिखा है, एंड लिखा है 1 ईयर एंड 1 लाख, इसका मतलब दोनों ऑप्शन होगा। नहीं, दोनों होता। अगर एंड लिखा होता है तो दोनों होता है, क्योंकि एंड इज इक्वल्स टू इनटू एंड और इज इक्वल्स टू प्लस, ठीक है। तो और के केस में वो ना भी हो सकता है, ऑप्शनल है, दिया जा भी सकता है ना भी हो सकता है, बट एंड के केस में नॉर्मली होता है। तो पर्सनेशन को याद रखिएगा सर। देखो यहाँ पर एक केस दिया है, फॉर्ज ट्रांसफर। अभी आपको मैं फॉर्ज ट्रांसफर के बारे में बोल रहा था, ठीक है। उसी के ऊपर एक चीज बोला है कि फॉर्ज ट्रांसफर इज ए नलिटी। नलिटी माने वॉइड, नलिटी माने वॉइड माने जो हो ही नहीं सकता, लॉ उसको इन्फोर्स कर ही नहीं सकता। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं ना कि जो इन्फोर्सेबल नहीं है वो नल है, नल एंड वॉइड है। तो फॉर्ज ट्रांसफर इज ए नलिटी एंड इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग। तो जो चीज लीगली बाइंड नहीं होगा वो इन्फोर्सेबल कैसे हो? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें ये बेसिक चीज सिखाते हैं, है ना। Forged transfer takes place when a company effects transfer of shares on the basis of an instrument. Instrument माने document of transfer containing forged signature, जो तू बता रहा था, ठीक है। कि अगर तू नॉमिनी का अपने जगह में माने हो सकता है कि उनका वाइफ का साइन तूने ही किसी तरह से फॉर्ज कर लिया, और सारा सारा डॉक्यूमेंट्स के थ्रू से सारा डॉक्यूमेंट माने अकाउंट नंबर अपना देके किसी ना किसी तरह से सब कुछ अपने नाम पे कर लिया, ठीक है। तो सिग्नेचर ऑफ ट्रांसफरर, ट्रांसफरर का फॉर्ज सिग्नेचर डाल दिया, ठीक है। इट इज पॉसिबल फॉर ए ट्रांसफरी और फॉर्ज ट्रांसफर टू एक्वायर ओनरशिप ऑफ शेयर्स कंटेन इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। इट्स पॉसिबल। द आंसर इज नो। माने अगर कोई फॉर्ज करेगा और फिर अपने नाम पे कर देगा तो ये इलीगली संभव है, बट लीगली संभव नहीं है। माने लीगली बाइंडिंग तो नहीं होगा ना, इसलिए यहाँ पर बोलते हैं द आंसर इज नो। At the same time, the transfer, who is the real owner, continues to be the shareholder, and accordingly, the company can be forced by him to delete the name of transferee and to restore his name as owner of shares in the register of member. जैसे अगर मानो मैं तेज को बोल रहा था कि तेज मेरा फंड मैनेजर था, तेज मेरा साइन फॉर्ज करके किसी ना किसी तरह से सारा चीज अपने नाम पे कर लिया, तो अपने नाम पे कर लेने से वो उसका नहीं हो जाता। ये तो मैंने फॉर्ज करके हुआ है, ये तो फ्रॉड करके हुआ है। मैंने साइन को फॉर्ज किया, जाली करके उसने किया, तो एक्चुअली ये मेरा ही है। जब पकड़ा जाएगा तो सारा चीज ऑटोमेटिकली मेरे पे रिस्टोर हो जाएगा, कंपनी को करना पड़ेगा, समझे। तो व्हाट विल हैपन इफ ए ट्रांसफर और फॉर्ज ट्रांसफर द शेयर्स टू अनदर बायर हु डज नॉट नो अबाउट द फॉर्जिंग। अब मान तू मेरे से मेरा चीज फॉर्ज करके गोपाल को बेच दिया, ठीक है। अब वो बंदा तो एकदम ऑनेस्ट बंदा है, उसको क्या पता कि तुमने फॉर्ज करके किसी कोई चीज कर दिया, उसको क्या पता। वो अपने एकदम सादा मन में, कोई काला नहीं है उसका, उसका सादा मन में कोई काला नहीं है। तेरा मन भी काला और काम भी काला, ठीक है। अरे एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन इन द ट्रांसफर ऑफ ए फॉर्ज ट्रांसफर द शेयर्स टू अनदर बायर who does not know about the forgery, and the company also register the transfer in the name of the new buyer and endorses the share certificate. मैंने गोपाल के नाम पे शेयर सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया। In fact, the company cannot deny the ownership right of new genuine buyer, but it can also not deny the ownership right of original shareholder. कंपनी तो फंस गया, because forced transfer is void ab initio and therefore the company has to restore his name. क्योंकि तेज ने जो मेरे साथ किया है, ये जो ट्रांसफर हुआ है, ये void ab initio है, यानी ये तो शुरू से ही void है।
साइन करते हैं बिल्कुल ट्रांसफर साइन करेगा उसका नेम ऑक्यूपेशन डिजिग्नेशन सब कुछ होगा तब ना ट्रांसफर होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर बेसिकली कंपनी के अंदर कोई है जो इस पूरा खेल को फॉर्ज किया है, जो पकड़ में नहीं आया, तो फिर कंपनी ऑब्वियसली कंपनी लायबल। तो कंपनी लायबल बोल के ही तो कंपनी रजिस्टर करेगा, कंपनी इज लायबल। ठीक है, भले ही कंपनी यहाँ पर न्यू शेयर होल्डर को, जैसे गोपाल जो न्यू शेयर होल्डर है उसको इंडोर्स किया है, उसका राइट जो है, गोपाल का जो राइट है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इट कैन ऑल्सो नॉट डिनाई, क्या बोलता है कि द कंपनी कैन नॉट डिनाई द ओनरशिप राइट ऑफ न्यू जेन्युइन बायर, क्योंकि गोपाल जेन्युइन बायर है, गोपाल को इस चक्कर के बारे में कुछ नहीं पता। बट इट कैन ऑल्सो नॉट डिनाई द ओनरशिप राइट ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर, मेरा जो शेयर होल्डिंग था, जिसको जो तेज ने जो फॉर्ज किया, ठीक है, इसमें मेरा क्या कसूर, और इसमें तो ये तो वॉइड एब इश्यू है, ये तो तुम कर ही नहीं सकते। इसलिए क्या बोलता है, एंड देयरफॉर द कंपनी हैज टू रिस्टोर हिज नेम, मतलब अगर मेरे नाम पे ओरिजिनली शेयर था तो मेरे नाम पे रिस्टोर करना पड़ेगा, गोपाल के नाम पे नहीं होना चाहिए। While restoring the name of original shareholder, the company may be asked to compensate the new genuine buyer who exercised good faith in purchasing the share. As a remedy, the company may get itself indemnified. Indemnified का मतलब होता है उसको क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति माने लॉस को भरपाई करना पड़ेगा। By the first transferee who used to forge the instrument, माने ये कंपनी क्या करेगा, जो फर्स्ट ट्रांसफरी है, माने बेसिकली जो फ्रॉड किया है, उनसे पैसा लेके गोपाल को दिलवाएगा। ठीक है, to get the share transferred in his name। ठीक है, अब बाद में दिया जाएगा, लेकिन वो और नहीं मिलेगा, जो मेरा है वो मेरा रहेगा, लेकिन जो गलती कंपनी के कारण हुआ है उसको कंपनी की तरफ से इंडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या करेगा, बाय द फर्स्ट ट्रांसफरी हु यूज्ड टू फॉर्ज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर टू गेट द शेयर ट्रांसफर्ड इन हिज नेम, उससे मैंने बेसिकली यहाँ पर देखो शेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो सब्जेक्ट टू सिचुएशन है। अगर प्राइवेट कंपनी है, मेंबरशिप फुलफिल हो चुका है, तो कैसे शेयर मिलेगा, लेकिन तुम तो जेन्युइन थे, तुम्हारा पैसा जेन्युइन था, तो सारा पैसा वापस भी करना होगा, साथ में पेनल्टी भी जरूरत पड़ने से इंडेमनिफाई करना। हाँ बोल, क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर जो सेंटेंस है वो ये बोल रहा है कि जो फॉर्ज करना चाह रहा है उस शेयर को अपने नाम पर करने के लिए, हाँ, उस फर्स्ट ट्रांसफर से वो मतलब कि इंडेमनिफाई करेगा। सेंटेंस वो क्या है, इसको कॉम्पेंसेट, कंपनी में भी आस्क्ड टू कॉम्पेंसेट द न्यू जेन्युइन बायर। न्यू जेन्युइन बायर कौन है, न्यू जेन्युइन बायर हम, हाँ हमको इंडेमनिफाई करेगा। हाँ, वो एक्सरसाइज गुड फेथ, तू तो गुड फेथ में लिया था इन परचेसिंग द शेयर्स। एज ए रेमेडी द कंपनी में गेट इटसेल्फ इंडेमनिफाइड, माने वो अपने आप को इंडेमनिफाइड करेगा। उससे किससे, तो फर्स्ट ट्रांसफर जो उस फर्स्ट सिग्नेचर से अपने नाम पर ट्रांसफर करेगा, मतलब कौन, तेज। तेज, वही तो मैं बोल रहा हूँ। यस, तो मैंने बेसिकली यहाँ पर गलती बेसिकली तेज का था, बट इसका पूरा लायबिलिटी किसका है, कंपनी का है। ठीक है, तो कंपनी हमको इंडेमनिफाई करेगा जिसका पैसा तेज से कंपनी तेज से लेगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ। यस, ठीक है, कंपनी अल्टीमेटली इंडेमनिफाई का सारा जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगा, और इसके लिए तुम्हें जिम्मेदार बनाएगा, और जो भी लॉस होगा, माने जो जेन्युइन लॉस उसमें रिकवर होगा, वो लॉस तुम्हें गोपाल को देना पड़ेगा, लेकिन इसका सारा दाय कंपनी का। यही बात तो करना चाहा ना। तो ये सब केसेस अगर क्लियर रहता है ना, तभी जाके रियल लाइफ में तुम लोग एक्चुअली कुछ कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो तब उस टाइम पे क्या होगा, अरे भाई हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में अगर मानो कोई अपील करना चाहता है, तो पूरा अपील का प्रोसेस ये प्लीज एक बार आप लोग गो थ्रू करिएगा, कि मानो कि एप्लीकेशन डिनाई कर रहा है, अगर एप्लीकेशन डिनाई करेगा तो उस केस में क्या होगा, एक बार प्लीज गो थ्रू करिएगा। ठीक है, या फिर पढ़ा दो, रिफ्यूजल टू ट्रांसफर, चलो एक बार पढ़ लो। मैंने ट्रांसफर जेन्युइन है पर आप ट्रांसफर नहीं कर रहे। ठीक है, रिफ्यूजल टू ट्रांसफर, अगर प्राइवेट कंपनी है सेंड नोटिस ऑफ रिफ्यूजल विद रीजंस। अगर प्राइवेट कंपनी तो फिर एक नोटिस भेजो कि क्यों तुम उसका ट्रांसफर नहीं कर रहे हो। अगर नोटिस भेजने के बाद अपील टू ट्राइब्यूनल इन 30 to 60 डेज, मैंने जो ट्रांसफरर है, ठीक है, ट्रांसफर का जो प्रोसेस नहीं हो रहा है वो अपील कर सकते हैं कोर्ट पे। कोर्ट माने कंपनी कोर्ट, उसको बोलते हैं ट्राइब्यूनल। 30 से 60 दिन के अंदर ट्राइब्यूनल क्या करेगा, आइदर डिसमिस अपील और ट्रांसफर विद इन 10 डेज, या तो अपील को डिसमिस कर देगा सिचुएशंस को देखते हुए। अगर बोलेगा नहीं ट्रांसफर वैलिड है तो 10 दिन में ट्रांसफर बोलेगा,
और साथ में रेक्टिफाई द रजिस्टर, क्योंकि ट्रांसफर होने से तो रजिस्टर को चेंज करना होगा ना, तो वो करना पड़ेगा। इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑर्डर फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट दोनों लगेगा, मैंने कोर्ट का ऑर्डर डिसमिस करने से जो होता है वो लगेगा, वो ऊपर दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। ये प्राइवेट कंपनी का केस है। अगर पब्लिक कंपनी का केस है, कांट रिफ्यूज विदाउट सफिशिएंट कॉज। प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लेवल में बहुत कुछ कारण दिखा सकता है, बट पब्लिक कंपनी ज्यादा कारण नहीं दिखा सकता। अपील टू ट्राइब्यूनल, अगर फिर भी अपील करना है 60 से 90 दिन के बीच में पब्लिक कंपनी के केस में, बाकी दोनों रूल सेम है। ठीक है, अगर कोर्ट का बात नहीं मानोगे 1 साल का जेल, 1 लाख का फाइन, मैक्सिमम 3 साल का जेल, 5 लाख का फाइन। फाइन और इसका कॉन्सेप्ट देखना ऑलमोस्ट सिमिलर कैटेगरी में रहता है। ठीक है, पढ़ने के टाइम पे पॉइंट वाइज सेक्शन वाइज एक बार मैंने प्रॉपरली पढ़ेगा ना, लिख लिख के पढ़ेगा तो सारा याद रहेगा, और अपने दिमाग के भरोसे मत रहना, क्योंकि दिमाग ये सब चीजें भूल जाता है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया है। तो ये है मोटा मोटी ट्रांसफर ट्रांसमिशन रिलेटेड मेन मैटर्स। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग 61 से 70 का एरिया कवर कर लेंगे। ठीक है, इसमें बाईबैक के बारे में बहुत वाइटल क्वेश्चंस पूछता है, राइट इशू, बोनस इशू, एज वेल एज 66 एंड 61 को भी थोड़ा सा जान लेंगे। आशा करता हूं समझ में आया। जिसको ये नोट चाहिए, उनके पास अगर नहीं है प्लीज मेरे से कलेक्ट कर लेना। बाकी अपने अपने इंस्टीट्यूट के मैट में जो मिले पढ़ ले भाई, लेकिन उधर ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, मेरे को पता है, इसलिए मैं ये पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलो, थैंक यू सर। बाय सर। बुझते पारा গেল সবাইকে? समझ में आया ना? बाय सर। थैंक यू सर। ओके सर, ठीक है, टाटा, गुड नाइट सर। ऐसे बाय थैंक यू सर, सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। ऐसा ओके। बाय सर। बाय सर।